मैम मेरा वेट 70 किलोग्राम है, हाइट 5.2 फीट। मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ बट विल पावर और डेडिकेशन नहीं आ रहा है। सोचती तो बहुत हूँ बट हो नहीं पाता। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रिव्यू ऑफिसर पोस्ट। स्टडीज़ में फोकस, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और मन कैसे लगाएं और 4 से 8 घंटे कैसे इंक्रीज़ करें। मेरी शादी की बात भी चलती है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूँ। मैं 2:09 PM, शायद ये वेट इन्होंने टाइम डाला है जब किया होगा, है ना। इसमें 2-3 लोगों ने सजेशन भी दिए हैं कि नींबू चाय पियो, 5 किलोमीटर वॉकिंग करो, देखना 2 मंथ में वज़न कम हो जाएगा 10 kg। तो उन्होंने किया होगा और उनको रिज़ल्ट मिले होंगे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स पे इसी तरीके से रिप्लाई करते रहिए। ऐसा नहीं है कि जब मैं जवाब दूंगी तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा। हमारी सारी ही बहनें, हो सकता है हमारी अपनी कोई छोटी सी प्रॉब्लम हमसे सॉल्व ना हो पा रही हो या बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन औरों की कई प्रॉब्लम्स का हल हमारे पास हो सकता है ना, हो भी सकता है ना ये चीज़ें। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको एनकरेज करती हूँ कि जब आप वीडियो देखें, अगर उसके कोई कमेंट्स आपके पास टाइम है, पढ़ रहे हो कमेंट, उसका कोई आपके पास जवाब हुआ करे तो आप भी मतलब टाइप कर दिया करो पॉजिटिव। क्या पता 2 दिन बाद जब तक मेरी वीडियो आए उससे पहले उन्हें एक वो मिल जाए संबल, है ना। बाकी जब वीडियो आएगी तो और क्लैरिटी हो जाती है। तो यहाँ पर इस चैनल पर होती हैं रियल लाइफ स्टोरीज़, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनसे ओवरकम करने की, विच इज़ द बेस्ट पार्ट, रियल लाइफ स्टोरीज़ जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ को पॉजिटिव ट्रैक पे लाने में वो शुरू हो गया, कहना चाहिए प्रोसेस। हमेशा यही कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो मेरे लिए बड़ी ग्रेटफुल हूँ मैं भगवान की कि अगर किसी को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी लाइफ की उलझनों को सुलझाकर अपने ट्रू बेटर सेल्फ को पाने में मदद मिलती है तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पर एपिसोड 82 के 132 कमेंट्स आए हैं, उनमें से कुछ रिस्पॉन्स होते हैं पिछले वाले के, कुछ जस्ट मेरी तरफ उनका ग्रेटिट्यूड होता है कि हाँ, और कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस को मैं पढ़ के यहाँ पर रिप्लाई कर पाती हूँ और बाकी के मैं टेक्स्ट में जवाब दूँगी। कोशिश यही रहती है, वैसे तो लंबे वीडियो हो जाते हैं लेकिन मैं सभी का जिन पे बात करनी है वो मैं कर पाऊँ। केवल लंबे क्वेश्चन जो अति में लंबे होते हैं, 2-3 पेज वाले, वो छोड़े जाते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा मिस स्पेलिंग हो कि वो अनरीडेबल हो जाता है, वो छोड़े जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसके लिए आओ बहन बातें करें। देखो, जो वेट वाली बात है ना, ये हर दूसरे के साथ है, कई लोगों के साथ है। बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनका वेट उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि जितना वो चाहते हैं और उनको एग्जैक्ट पता है कि उन्होंने ये मेंटेन कैसे किया हुआ है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं, वरना आपको अक्सर लोग यही कहते मिलेंगे कि हाँ काश मैं कुछ पतली होती, है ना। एज के साथ बढ़ता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक तो इसमें आपने एज नहीं वो करी है, पर आपकी शादी की बात चल रही है तो ऑब्वियसली आप 30s 40s में तो नहीं होंगे, है ना। अब क्या होता है, वेट एक बार हमारा बढ़ गया, एक तो हवा से कोई मोटा नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तो इतना सा खाती हूँ मैं फिर भी मोटी होती हूँ, मैं मानती हूँ कुछ लोगों की होती है स्ट्रक्चर ऐसा, उनका मेटाबॉलिक रेट ऐसा होता है स्लो, कि वो जो भी खाएंगे वो उनकी बॉडी में फ़ैट के रूप में जमा हो जाता है, उसको वो भुना नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसा है भी, मान लो हमारी बॉडी का सिस्टम अगर ऐसा है भी कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा स्लो है, तो उसको फास्ट करने के लिए सिंपल सी रूल है कि फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है, तो आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। तो जो आप खाना खाते हो वो पूरी तरीके से कहना चाहिए बर्न हो जाता है, कैलोरीज बन जाती हैं और वो कैलोरी आप यूज़ कर लेते हो। तो जितनी कैलोरी आपके पास आई, अगर आपने उतनी यूज़ कर ली तो शरीर में जमा होने के लिए कैलोरी बचेंगी कहाँ। तो सिंपल सी बात है ये, एज सिंपल एक सीधी सी बात है कि अगर आपको वेट कम करना है तो आपको अपनी डाइट कम करो ना करो, लेकिन जो डाइट खा रहे हो उसके हिसाब से आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी, इसका मतलब कम है, इसलिए आपका वेट बढ़ रहा है। अगर खाने के अकॉर्डिंग आप अपना खाना उतना ही रखो जितना मन है उतना खा रहे हो, ठीक है। अब इसका भी कोई मापदंड नहीं है कि मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं कितना खा रही हूँ और कितना भुना रही हूँ।
आप अपनी प्रेजेंट लाइफस्टाइल को देखो, आपकी जो डाइट है, अगर आपको शौक है, आप फूडी हो, खाना नहीं छोड़ सकते, यही तो है विल पावर, तो सिंपल अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दो, तो जितना भी आपके अंदर इनटेक हो रहा है कैलोरी का उतना बर्न हो जाएगा, शरीर में स्टोर होना कम हो जाएगा। तो एक इस वाले एक स्टेप से आपका बढ़ना बंद हो जाएगा वेट। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या है, अब उसे कम करना है। उसके लिए वही है कि फिजिकल एक्टिविटी आपने एक बार बढ़ा दी, थोड़ा थोड़ा करके डाइट में कम कर लो। कैलोरीज वगैरह के चक्कर में एक आम आदमी कहाँ उसमें पड़ पाता है, करेगा भी कोशिश तो वही बात होती है कि फिर लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो जाती है, कुछ दिन करते हैं फिर छूट जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है माइंडसेट। जब आप अपना वेट कम करने के लिए खाने को थोड़ा बहुत कम करें या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो उसको सज़ा की तरह ना करें। अगर ऐसे करोगे तो सज़ा मान के कर लोगे और सोचोगे कि नहीं मुझे होना है, आपने पूरी विल पावर से आपने वज़न कम कर लिया, उसके बाद भी जब आपका हो जाएगा मनचाहा वज़न, आप एकदम ढील छोड़ दोगे और वापस अपने पुराने ट्रैक पे आ जाओगे। मैंने 1-2 इस तरीके के वो देखे हैं जिसमें सरल भाषा में भी बताया गया, और यही मुझे भी लगता है कि हमारा ब्रेन हमें ट्रेन करता है, जो हमारा ऑब्वियस सा वेट रहता है उसकी तरफ आने के लिए। तो अगर हम हमेशा से चब्बी से रहे हैं ना, तो हम कोशिशों के बाद पतले हो भी जाएंगे, तो भी वो उतनी भूख लगाएगा, उतना ही हमें आराम करने के लिए प्रेरित करेगा, सब कुछ करेगा ताकि हम ओरिजिनल अपना वेट पकड़ लें, क्योंकि ब्रेन को सिग्नल यही मिलते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल वेट है और उसको लगता है कि कम हो गया। ये सब बहुत कुछ अंदर चलता रहता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि इतना अगर आपने खाया है उतना आपने कैलोरी बर्न कर ली, तो शरीर में फ़ैट जमा नहीं होगा। दूसरी चीज़, अब फिज़िकल एक्टिविटी में कर क्या सकते हो, ठीक है ना भाई, अगर जो आपका मन करे, कोई वो नहीं है कि हाँ आप रनिंग करो, आप वॉकिंग करो, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी कर रहे हो उसमें ये देखना कि खाली सांस ही सांस फूल रही है, या बॉडी का जो हिस्सा है, कोर है, हमारी मेन कोर है, अगर पेट की तरफ है तो वो इंगेज हो रही है, नहीं हो रही है। पॉजिटिव उससे वॉक कर रहे हो तो पूरे हाथ पैर अच्छे से मूवमेंट करके, ये नहीं कि बस सीधे चले जा रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़, मैं कोई फिटनेस कोच नहीं हूँ, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो पेट अंदर सीना बाहर, और पूरा मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ पैर घुटने मेरे सारे जॉइंट चल जाएँ। तभी तो कहते हैं कि वॉकिंग 10 मिनट की वॉकिंग कर लो, बहुत सारी प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मैंने देखा है अक्सर आंटी लोग करती हैं, उनके कंधे झुके हुए हैं, धीरे चल रही हैं, ऐसे ऐसे करके चल रही हैं, मे भी उनके दर्द हो रहा है या कुछ भी है, लेकिन प्रॉपर दिखता है कि केवल सांस फूल रही है। मुझे नहीं दिखाई देता कि उनकी बॉडी में कहीं पर भी जो एक्चुअली बेनिफिट है वॉक का उनको मिल पा रहा होगा। और शायद यही रीज़न है कि सालों से जिनको मैं देख रही हूँ वॉक पे जाती हैं, लेकिन उनका वेट ना तो कम हो रहा है और ना ही मतलब कुछ उसमें फ़र्क दिख नहीं रहा, उल्टा और बढ़ी हुई दिख रही हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है आपका पोस्चर, और कुछ नहीं हो रहा, आपका घर का काम इस तरीके का हो भाई, उठना बैठना इसमें सारा हो, है ना। अब दूसरी चीज़ आपकी प्रॉब्लम क्या थी, ये तो वेट की तो खैर सबकी है, इसलिए मैंने इस पर इतनी देर बात कर ली। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टडीज़ में फोकस, रेगुलरिटी। देखो स्टडी में फोकस करने की कोई दवाई नहीं होती, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो वो गोल अपना क्लियर रखो, उसे चिपकाओ और रात दिन उसके बारे में सोचो कि ये मुझे करना है, इसके लिए मैं करना हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ क्यों करना है, ये जितना इम्पोर्टेंट होता है, कैसे करना है उतना ही आसान होता चला जाता है, आपको मेहनत कम लगती है, ठीक है। और 4 से 8 घंटे जो बढ़ाने की बात है ना, वो एकदम नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ाने ही हैं तो आधा घंटा और आसान करना, 15 मिनट, 15-15 मिनट करके अपने स्लॉट्स बढ़ाओ पढ़ाने के, तो बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, शादी की बात चल रही है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचूं। शादी की बात चल रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन लड़के से मिलना हो सिंपली मिलो, जितना क्लियर हेडेड रहोगी उतना अच्छे से देख पाओगी, मिल पाओगी, डिसीजन ले पाओगी। बाकी सब कुछ भगवान की तरह छोड़ दो अपने घर वालों पे, उसमें वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकती, है ना। आप तसल्ली से अपने नौकरी का, अपने वेट का, इसका वो करो, बाकी जो उनका काम है उन पर छोड़ दो। हर जगह अगर हम घुसना छोड़ दें ना, तो आधी प्रॉब्लम हमारी वैसे ही कम हो जाती है और काफ़ी एनर्जी हमारी सेव हो जाती है, जो आपकी पढ़ाई में काम आएगी, ठीक है। इस टाइम आपका जो ध्यान होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा अपनी स्टडी में होना चाहिए। सेकंड नंबर पर वेट को साइड में लेके, जो मैंने बताया है, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाने की तरफ काम करते रहो। कर सकते हो तो डाइट में कंट्रोल कर लो।
नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा सवाल ये है कि मेरी 2 बेटी हैं, एक 7 साल की, एक 3 की, और मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझे थर्ड बेबी करना चाहिए या नहीं? देखो, आपके ऊपर है। अगर आप तीसरा बेबी पैदा कर सकते हो, पाल सकते हो, तो कर लो। क्योंकि भाई, या तो हम इतने स्ट्रिक्ट हों, क्लियर हेडेड हों, हमें तीसरा चाहिए, नहीं तो हम हर तरीके के प्रिकॉशन लें। लेकिन जब हमने लापरवाही कर दी, एक बच्चे का जीवन हमारे पेट में आ चुका है ना, तो अगर आप उसे जन्म देना चाहती हैं, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, दे सकती हैं, फिज़िकल कंडीशन आपके अलाउड कर रही हैं। तीसरी, जन्म देने के बाद क्या आप उसको एक अच्छा जीवन दे पाएंगी, या उसके आने की वजह से आपकी दोनों जो प्रेजेंट में बेटियां हैं, अगर उनके फ्यूचर पे गलत असर पड़ रहा है, इतने पैसे नहीं है आपके पास कि आप आसानी से तीसरा बच्चा पाल सकें, तो मत करो। क्योंकि जो आने वाला है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हाथ में है। अगर उन दोनों में चुनना पड़े तो ऑब्वियसली जो हमारे हाथ में पहले से है उसे हम बचाएंगे, क्योंकि वो हमारे बच्चे ऑलरेडी हैं। अब वो पेट में, अभी तो हमने उसको देखा भी नहीं है। ठीक है, अगर उन तीनों में हमें चुनना पड़ेगा तो जो मेरे सामने मेरी बेटियां हैं मैं उन्हें देखूं, ये वाली बात आ जाती है। तो इन तीनों फैक्टर्स पे विचार कर लो, उसके बाद डिसीजन लो कि करना है नहीं करना है। हेलो सुनीता जी, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। मेरी ननद बिहेव करती है। हम लोग अपने होम टाउन से बाहर रहते हैं, हस्बैंड को जॉब है यहाँ, इस वजह से। हमारी शादी से पहले से ही ननद रह रही है मेरे पति के साथ। शादी के बाद से ही कुछ भी बहाना हो मुझसे मिसबिहेव करती है। मेरा 4.5 ईयर्स का बेटा है। जब वो और ज़्यादा छोटा था तब भी छोटे बच्चे के साथ रहते हुए कोई काम घर का मिस हो जाता था तो वो उसके जॉब से इवनिंग में वापस आकर मुझे काम नहीं पूरा होने के लिए गालियाँ देती थी। मैं भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, प्रेजेंटली मैं वर्किंग नहीं हूँ। घर के काम मैं करती हूँ, खाना बनाना, चीज़ें ऑर्गेनाइज रखना, मेरे बच्चे को संभालना, एट्सेट्रा। हस्बैंड जॉब से आकर जब भी उनसे हो सके मुझे हेल्प करते हैं, प्यार भी करते हैं वो। लेकिन जब भी उनकी बहन या उनकी माँ मुझसे बुरा बर्ताव करती है, वो बीच में नहीं बोलते। कभी भी मैं अवॉइड करती हूँ उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, इस डर से कि कोई आर्गूमेंट ना हो जाए फिर से, क्योंकि इसमें वो लोग जिस तरीके से बेइज्जती करते हैं, मुझसे चुप नहीं रहा जाता। हालांकि बहुत बार चुप भी रह चुकी हूँ। मेरे बेटे को भी इस तरह का कुछ खिलाना चाहती हैं, खिला देती हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड एट्सेट्रा। मैं बोलने जाती हूँ तो मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करते हैं मेरे बेटे के सामने। सहन नहीं हो रहा, मानसिक रूप से दुखी रहती हूँ। प्लीज़ रिप्लाई एंड गाइड। जब आपकी जो प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से ऐसे बदतमीज़ इंसान को आपको बदतमीज़ी से ही जवाब देना चाहिए, तभी उसको समझ में आता है। ठीक है, अगर वो जॉब से आके आपको गालियाँ निकाल रही है तो आप सीधे कह सकती हो कि यार बिहेव लाइक अ एजुकेटेड पर्सन। ये गालियाँ देना, ये जाहिलों वाली हरकतें तो मत करो। अगर कोई काम नहीं किया मैंने, आप सिंपल यही बोल दो कि अगर मेरा कोई काम छूट गया या कह दिया, तो सिंपल ये बोल सकती हो ना कि ये काम छूट गया, और छूट गया तो भी करना तो मुझे ही है, आपको तो करना नहीं। मैं अब करूँ, शाम करूँ, रात के 2 बजे करूँ, सुबह के 4 बजे उठ के करूँ, आपको क्या ही पड़ी है? आपको काम हुआ हुआ चाहिए और इसी टाइम चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो थोड़े अपने हाथ पैर भी हिला लेने चाहिए ऐसे इंसान को। अगर हमें दूसरे से काम कराना है तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम में ऊपर नीचे होता है। मैं स्लेव नहीं हूँ यहाँ की। ठीक है, आप यहाँ पे रह रहे हो एक रिश्ता, एक फैमिली के तौर पे। तो फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए अगर कोई दिक्कत में है तो दूसरा उसका काम संभाल ले, या कोई अगर लेट कर पा रहा है काम तो उसके साथ एडजस्ट कर ले। और किसी को बिल्कुल हथेली पे सरसों जमानी है तो उसे अपनी हथेली यूज़ करनी चाहिए, फिर वो दूसरे की हथेली यूज़ नहीं करेगा, पहली चीज़। ठीक है, तो गाली के लिए एजुकेशन का, और काम नहीं हो रहा है ताने के लिए इसीलिए कि आई एम नॉट अ स्लेव, फैमिली मेम्बर हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन स्लेव नहीं हूँ कि ख़रीद लिया और नौकरानी है, नहीं किया तो नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़, बेटे को जब वो खिलाती हैं तो सीधे बोलो कि कल को बीमार होगा या इसकी परेशानियाँ कोई डाइजेशन में बढ़ेंगी तो दिक्कत मुझे होगी, आप नहीं जगोगी इसके साथ रात भर। तो मेरा बेटा क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा इसका डिसीजन मैं लूँगी। आपके साथ रह के जैसे गालियाँ आप दे रहे हो ना मेरे को इसके सामने, ये भी सीख जाएगा। हो सकता है कल आपको ये दे दे या मुझे भी दे दे, तो ये बढ़िया चीज़ तो है नहीं। आप इसको जो मानसिक डाइट दे रही हो वो भी, और जो फिज़िकल डाइट दे रही हो वो भी। तो कड़े शब्दों में एक बार बोलो, गाली देने की ज़रूरत नहीं, आपसे तुम पे आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कड़े शब्दों में बोलो, साफ साफ। और जब हस्बैंड आपको जब बेइज्जती हो रही है, जब नहीं बोल रहे, तो कायदे से तो वो उसमें भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बोलें कि बहुत दिन हो गए मेरे को इन्हें झेलते हुए, ठीक है मैं घर में हूँ लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं ये नहीं लूँगी,
बहुत हो गया। अब आप इनके साथ नहीं बोल रहे थे जब ये मेरे अगेंस्ट बोल रही थी, तो प्लीज़ अब आप शांत रहो, मुझे डील करने दो, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान हर्ट हुआ है। नेक्स्ट मैम, मेरी एज 38 है, मेरी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है, मेरी शादी को 17 साल हो गए, मेरे पति मुझे शुरू से ही परेशान कर रहे हैं, अब तो लिमिट क्रॉस हो गई है, तो मैंने उसे डिवोर्स लेने का डिसीजन ले चुकी हूँ। देखो, अब आपकी 17 साल से आप परेशान हो और अब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी और अब आप डिवोर्स लेने की सोच रहे हो। यहाँ पे ना देखो, मैं ये नहीं कह रही आप गलत हो, ठीक है, आप अपनी जगह सही हो कि अब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, तो अब आप सोच रही हो, लेकिन ऐसे करने से एक मैसेज क्या जाता है, ये सोच के देखो कि जैसे ही नौकरी लगी इसके पर लग गए और ये अलग होने की सोचने लगी, तब से ये बर्दाश्त कर रही थी। इसीलिए जो हाउसवाइफ भी हैं, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन आया, अपने आत्मसम्मान के लिए हमें शुरू से बात रखनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधे ज़रा सा पैसा आते ही एकदम, या मैं तो जॉब करती हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं मेड के लिए या कोई भी चीज़ हो कि आप तो इतना कमाती हो, आप क्यों कर रही हो, कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जा रहा है कि जॉब करने के बाद आपको घर का काम नहीं करना, आपको पूजा पाठ नहीं करना है ना, आप तो जॉब करते हो। तो जिन पतियों को अपनी बीवी से ये काम एक्सपेक्टेड है कि अगर ये जॉब पर गई तो फिर ये काम करेगी नहीं, तो तभी तो वो बात आती है कि परमिशन लेना, ये वो, कि ये जॉब करने नहीं देते। वो इशू इसीलिए तो होते हैं क्योंकि हम औरतें क्या सोच रहे हैं कि अब तो हम जॉब कर रहे हैं तो पता नहीं कौन सी सुपर पावर हमारे हाथ में आ गई। जॉब करना हमारा डिसीजन था, ठीक है, एक हेल्पिंग होता है कि भाई मैं कमाने में उनकी हेल्प कर रही हूँ तो वो घर संभालने में मेरी हेल्प करें, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं तो जॉब पे हूँ तो मैं ये करूँगी ही नहीं। तो फिर एक जो आदमी होगा जिसको चाहिए, एक घरेलू वाइफ जो ध्यान रखती है घर का, उस तरीके की एक पत्नी चाहिए जो घर भी संभाल ले, तो वो उसे जॉब करने के लिए कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता भी जॉब करने के बाद तो फिर ये अलग एटीट्यूड में आएगी। तो यहाँ आप जो कर रही हो अपनी लाइफ के साथ ठीक है, लेकिन ये आवाज़ आपको पहले उठानी चाहिए थी, मुझे ये लगता है। अब आप डिवोर्स लोगी, 17 साल की परेशानी कोई नहीं देखेगा, आप सीधे ये होगा कि देखो जॉब लगते ही उसमें आ गई, तो परेशानी जो भी थी, मैं तो चाहूँगी, हो सकता है, बहुत चांसेस हैं, अब आपकी जॉब लग गई है, सैलरी आएगी, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, हो सकता है जो आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आपके पति अभी तक क्रिएट करते आ रहे थे ना, अब छोड़ दें और आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाए। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मैम, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ हर प्रकार से, आपसे बहुत कुछ सीखा है, टाइम मैनेजमेंट, आपको 2 ईयर से देख रही हूँ मैम। मेरी खुद की एक प्रॉब्लम है कि मैं जब भी किसी की ओर देखती हूँ सही प्रकार से नहीं देख सकती, चाहे अगला पर्सन कोई भी हो, लेडीज़ जेंट्स। मेरे देखने का नज़रिया किसी के प्रति अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप बुरा हो जाता है। मैं इस नज़र से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज़ प्लीज़ कुछ सजेस्ट। समझ में नहीं आया क्या है? देखने का नज़रिया किसी के प्रति अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप बुरा हो जाता है। ये तो वो है ना कि एक कहानी सुनी थी मैंने, इसमें मैं आपको बताऊं। एक आदमी धूप में जा रहा था कहीं, उसने रास्ता पूछा या एड्रेस पूछा किसी आदमी से, तो उसने रास्ता तो बताया लेकिन साथ में बोला कि भैया थके हुए लग रहे हो, पानी ले आऊँ क्या? तो उसे बड़ी सहृदयता सी लगी कि हाँ भाई ले आओ। वो अंदर गया, उसे थोड़ी देर लग गई पानी पीने में, पानी लाने में सॉरी। तो अब वो नीचे खड़ा हुआ सूख रहा है कि इससे तो नहीं पूछता तो सही था, मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये आ नहीं रहा है ना। तो फिर उसने क्या बोला कि यहाँ पर जो है, सीधे वो लेके आया नींबू पानी। जब वो नींबू पानी लेके आया तो तुरंत उसकी फिर वो बदल गई कि अरे मैं तो पानी के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, ये नींबू पानी लाया, क्योंकि उसने आके उसे बताया कि मैंने सोचा इतनी गर्मी है, पसीना धूप सब कुछ है, खाली पानी से क्या होगा, नींबू पानी बना के ले चलता हूँ। अब उसकी सोच फिर पॉजिटिव हो गई, फिर उसने वो नींबू पानी पी के देखा तो वो नींबू पानी था फीका। अब उसकी सोच फिर ख़राब हो गई कि मजाक कर रहा है मेरे साथ, नींबू पानी लाया और वो भी फीका, है ना। लेकिन फिर अगले मिनट में उसने कहा कि भैया जी ये चीनी है और ये गुड़ है, इनमें से आप जो चाहे डाल लो। मैंने इसलिए नहीं डाला कि कई लोगों को डायबिटीज़ होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं आपको भी ना हो और आप पी ना पाओ, और इसलिए अब उसकी सोच फिर बदल गई कि देखो कितना अच्छा आदमी है, तो आगे तक की ध्यान रख रहा है। तो इस कहानी से ये सिखाना चाह रहे थे कि ह्यूमन नेचर होता है,
हमारा नज़रिया किसी के प्रति बहुत जल्दी बदल देता है। हम चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं बजाय पूरी बात जाने में, है ना। तो उसमें वही हो रहा था, वो उस आदमी को पूरा तो समझ नहीं पा रहा था, उससे पहले ही वो एकदम इंस्टेंट उसके प्रति अपने वो बना ले रहा था, कभी कितना अच्छा है कभी कितना बुरा है। तो शायद वही आपके साथ हो रहा है। अब इससे बचने का तरीका क्या है? जस्ट से काम। कोई भी रिएक्शन देने से पहले देखो मन के अंदर क्या चल रहा है उसको हम जल्दी नहीं रोक सकते, है ना। लेकिन किसी के प्रति भी कोई राय बनाने से पहले जस्ट अपने को बोलो, खुद को, जैसे आप एक अलग इंसान से बात कर रहे हो कि होल्ड ऑन, पूरी तरीके से जान लेते हैं, कोई पक्की राय तब बनाएंगे। बाकी फर्स्ट साइट में उसको देख के क्या लग रहा है, इट इज़ ओके, किसी को कुछ भी लग सकता है ना। लेकिन मुंह से कुछ निकालने से पहले या कोई एक्शन करने से पहले तसल्ली कर लो। उतनी देर के लिए अपने आप को ही अंदर से बोलो कि होल्ड ऑन, जो दिख रहा है एकदम से ऐसे इंस्टेंट कुछ ये नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये है कि किसी के प्रति राय बनाना एक अलग चीज़ है, उसको वो राय जताना भी वो एक अलग चीज़ है। तो राय बन रही है उसको तो धीरे धीरे कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन कोशिश करो कि इंस्टेंट जो आपका बदल रहा है नज़रिया देखने का वो किसी के सामने ज़ाहिर ना हो, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय गलती हो ही ना ऐसी कंडीशन में आ जाओ। हेलो दी, फ़िलहाल आपकी वीडियोस से सब अच्छा चल रहा है, खुश रहना सीख रही हूँ। मेरी भी मम्मी नहीं है, आपकी तरह ही मैंने भी माता रानी को अपनी मम्मी मान लिया है। आपकी हर एक बात, लिव लाइफ ईजी से काम करने का तरीका चेंज हो गया है, ज़िंदगी पैसेंजर से एक्सप्रेस बन गई है। थैंक्स बट रिग्रेट कि काश आप पहले मिल जाते। लव यू, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, लव यू अ लॉट। थैंक यू। बस आपके ये कमेंट्स और आपका ये प्यार ही है जो लगातार काम करने के लिए मुझे प्रेरित करता है, नहीं तो अब तक थक के बैठ चुकी होती। चलो आगे चलते हैं। हेलो दी, आपकी वीडियो देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। थैंक्स अ लॉट दी। खुद में खुश रहने के टिप्स बताएं। आई मीन हमारे पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहते हुए लाइफ को कैसे इंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। मेरे हस्बैंड अपने बड़े भाई के अकॉर्डिंग कम कमाते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग खर्च करते हैं। बट मेरे बेटे जो अभी 7 ईयर्स का है अपने पापा को ताऊ जी को कंपेयर करता है, कहता है कि पापा कम क्यों कमाते हैं, ताऊ जी ये ले आए वो ले आए, हम क्यों नहीं लाते। प्लीज़ बताएं कि मैं बच्चे को कैसे डील करूं जिससे वो भी हमारी तरह पॉजिटिव सोचे। सिंपल उसको बोलो कि हर कोई एक सा नहीं होता बेटा, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी हर एक की अलग होती है। एग्जाम्पल दो उसे क्लास का, क्या आपका बेटा क्लास में हमेशा टॉप पे आता है? क्या उससे ऊपर कोई नहीं है? उसको उदाहरण देना, 1 मिनट में समझ जाएगा कि कोशिश आप भी पूरी कर रहे हो ना एग्ज़ाम में, तब आपके इतने आ रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है उसके इतने आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सेम है। तो जैसे आप चाहकर भी 99.99 नहीं ला सकते ना, आपसे ऊपर भी कुछ बच्चे हैं एंड वी आर जस्ट ओके विद दैट। तो ऐसे ही डैडी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताऊ जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ और मिल रहा है, इनको कुछ और मिल रहा है, एंड यू शुड बी ओके विद दैट। नेक्स्ट मैम, मेरे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है फ्रॉम VLCC इंस्टीट्यूट, बोर्ड लगाकर बिल्डिंग के बाहर 1 ईयर हुआ है, बट कस्टमर्स आते नहीं। 2-3 कांटेक्ट किया, रेट पूछ के जाते हैं, हस्बैंड भी टॉन्ट मारते हैं, कहते हैं कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के कुछ कस्टमर्स नहीं आते, हंसते हैं मेरे ऊपर, खर्चा भी नहीं देते, दिया तो खाने पीने से लेके सब सुनाते हैं। घर में 4 ईयर्स की लड़की है, सब कुछ फैला देती है, गिरा देती है, कुछ छूट जाता है काम, इसमें तो सुनाते हैं, घर भी नहीं संभाल पाती, ना नौकरी जो कि स्ट्रेच करके 18 आवर्स की हुई थी इन्फोसिस में, इसलिए हमेशा बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए जॉब छोड़ो, अभी एक कस्टमर नहीं आ रहा, सभी रिलेटिव्स का करती हो फोकट में। देखो अब ये लाइन जब चेंज करते हैं, अगर मुझे याद आ रहा है तो आप वो हो कि आपने पार्लर खोला था और वो कह रहे थे कि मतलब शायद ये वही है, लेकिन आप 1 साल बता रहे हो, उनका यही था कि वो चाह रहे थे मल्टीनेशनल में कॉर्पोरेट में जॉब करें और उन्हें बनना था ये मेकअप वाला। तो मैंने उनको सलाह दी थी कि अगर आपका टैलेंट इसमें है तो वो, लेकिन आपके हस्बैंड अगर उस फील्ड में हैं और वो कह रहे हैं तो ज्वाइन कर लो, पर शायद आप दूसरी हो, वो वाला नहीं है। अब इसमें देखो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा है, बोर्ड लगा रखा है, नहीं आ रहे कस्टमर, इट इज़ वो क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, और यहाँ पे क्या होता है रिकमेंडेशन से काम चलता है। आप खुद सोच के देखो, मान लो आपकी शादी है या आपके घर में शादी है, आप सिंपली बोर्ड देख के किसी पार्लर में नहीं जाओगे, आप वहाँ जाओगे
जहाँ आपके किसी जानकार ने करवाया होगा, आपने देखा होगा उसका मेकअप कि अच्छा है, एंड देन उसने बताया होगा कि मैंने वहाँ से करवाया। इस तरीके से चलता है ना काम। तो जो आप अपने रिलेटिव्स का कर रही हो, अच्छे से अच्छा करके उनकी अच्छा प्रचार प्रसार करो, और उनसे भी बोलो कि भाई आप लोग भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाओ, ताकि वरना फिर मुझे बंदी करना पड़ेगा, तो फिर फ्री में क्या और पैसों में क्या मैं कर ही नहीं पाऊँगी, है ना। ये चीज़ उन्हें दो ताकि उन्हें भी ये लगे कि गिव एंड टेक है, कुछ तो करके दें, आपसे मेकअप करवा रहे हैं। तो रही बात पति की, वो इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आपने उनके कहने के अगेंस्ट जाके कुछ करा है, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। लेकिन आप सोचो, देखो नेगेटिव चीज़ें जब दिमाग में आने लगती हैं ना, तो कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता नहीं है। सारी बात ये है। तो बिना किसी के सपोर्ट के करना है, ये तो आप तय रखो। बाकी घर में वो जो सुना रहे हैं ये वो थोड़ा सुन लो। आप चाहोगी कि वो सुनाए ना, परफेक्ट सब कुछ रहे, सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में वहाँ पे दे नहीं पाओगी टाइम। बाकी यही है कि जितना भी कर सको, आपकी मान लो कोई फ्रेंड है, ऐसे कर सकती हो, आपकी कोई फ्रेंड है या कुछ है, उसका बढ़िया से बढ़िया मेकअप करके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अच्छे से पोस्ट करो कि भाई डन बाय मी। एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है एज जो आपने मेकअप किया है उन प्रोजेक्ट्स की। खाली बोर्ड पढ़ के कोई नहीं आएगा, आपका मेकअप देख के लोग आएंगे। तो एक से एक हेयर स्टाइल मेकअप कर करके उसका अपना रेगुलर पोस्ट करो अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो लोगों को लगेगा कि इसको काम आता है, फिर कोई ट्राई करेगा। और एक बार आने शुरू हो जाएंगे ना, फिर चल जाएगा काम, अगर हाथ में सफाई है तो ये प्रोसेस है, टाइम लेता है। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहो कि ये चीज़ें आएंगी, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ, हस्बैंड भी सपोर्ट कम करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, सुनेंगे भी, फ्री वाले रिलेटिव भी आएंगे। अब मुझे ना डील कैसे करना, जब हमेशा कहती हूँ ना कि जो जो कमी है उनको गिन लिया, अब उसके बाद करना क्या है वो सोचो। नेक्स्ट, हेलो दी, होप यू आर फाइन। मुझे ससुर की नाजायज़ बातों और सेल्फ रिस्पेक्ट में से हर बार सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़नी पड़ जाती है, ना चाहते हुए भी। हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं। 16 साल हो चुके हैं, मेरा मन बहुत रेस्टलेस है। अपनी गलती मानने के बजाय ससुर मुझे ही गलत साबित करने पर रहते हैं और प्रवचन देने लगते हैं। मैं बाथरूम में थी तो जानबूझकर डोर पीट पीट पर तोड़ने वाला कर दिया। हस्बैंड भी पास में ही थे। हस्बैंड अपने फादर को कहने के बजाय मेरे ही साथ लड़ने लगे। ससुर बात बनाते हैं कि मेरी वाइफ नहीं है तो मुझे रोटी ना देनी पड़े, इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाती है। ऐसी ही चीज़ें चलती रहती हैं। प्लीज़ दी बताओ मैं क्या करूं। भैया, जब तक सुनती रहोगी गलत बातों को, लोग गलत बात करते रहेंगे, ये सीधी बात है। अब वो कह तो रहे हैं, इल्ज़ाम तो आप पे वैसे ही लग गया कि मुझे रोटी ना देनी पड़े, ये वो, तो कम से कम जो गलत बात है उसे गलत बोलो ना। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप किसी की भी गलत बात को चुप रहो के बर्दाश्त करोगे, वो कोई हल नहीं होता। जब हो तभी के तभी क्लियर कर दो, यही हल होता है। ठीक। और ये जो हरकतें वो करते हैं ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, फिर आप खुद देखो उसे चला के कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। आपको वही है, हर जगह टेक्निकली अगर आप राइट हो ना, 4 लोग बोलेंगे भी तो कोई बूढ़ा है इसीलिए सही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर बूढ़ा भी गलती कर रहा है तो वो गलती मानी जाती है। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसे हो? आपसे मिलना, आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको 4 ईयर्स से देख रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा 21 मार्च को गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो कि 9 ईयर्स का और 4 ईयर्स के हैं, ये लोग मुझ पर ही डिपेंड होकर हर चीज़ के लिए, बच्चों को होमवर्क, उनको स्कूल के लिए रेडी, बहुत सारे काम होते हैं। हस्बैंड को कभी कुछ चाहिए। मुझे शोल्डर और कमर शोल्डर होगा और कमर और पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है, और सुमन भी है, सूजन होगा। मैं काम के लिए, मेरी मम्मी आई हुई हैं, पर मैं कैसे अपनी बॉडी को सही करूं? इन सब कामों को करते हुए मैं ये हस्बैंड और बच्चों से काम भी नहीं छोड़ सकती। प्लीज़ दी कोई सोल्यूशन बताएं। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ मेरे ऑपरेशन को, मुझे क्या करना चाहिए? उनके काम भी नहीं करूं या कोई और भी सोल्यूशन है? देखो, आपकी बॉडी को सही होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और रही बात यह कि हस्बैंड को कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। मान लो आप मर गई, मैं सीधे हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ। मान लो सर्जरी ना होती, आपको कुछ हो ही जाए, दुनिया रुक जाएगी, आपके हस्बैंड और बच्चे रुक जाएंगे। 15 दिन नहीं रुकेंगे, 1 हफ्ता नहीं रुकेंगे, 2 दिन नहीं रुकेंगे, काम उनके सारे होंगे। आदमी कपड़े नहीं पहनेगा या खाना नहीं खाएगा। कुछ दिन कोई और महिला आएगी, कर जाएगी, फिर भी वो करेंगे, नहीं तो दूसरी शादी हो जाएगी।
अगर एंड में आके ये हो जाएगा। तो ये कि जी मैं बीमार हूँ और उसके बाद मैं जी इनके बच्चों के और उनके काम, बच्चों को रेडी करना। अरे भाई, जब आप हो ही नहीं इस कंडीशन में तो क्यों हो। अभी आप ना मेरा कल वाला, सॉरी आज ही आएगा, आज वाला व्लॉग देखना, उसमें मुझे फीवर हो गया है ना। तो मैं वैसे ना शूट करती, लेकिन कई बार होता है ना कि कंसिस्टेंसी कैसे रखते हो, तबीयत ख़राब होती है तो क्या करते हो। मैंने शूट किया जब तबीयत ख़राब है, हम आउट ऑफ ऑर्डर हैं तो हैं। अब हम सर्जरी के बाद भी लगे हुए हैं बच्चों को रेडी करने में। नहीं जा रहा बच्चा रेडी होके पहन ले, बिना आयरन करी यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है, क्या आसमान टूट पड़ेगा। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है माँ की, अगर नहीं हो पाया बच्चा रेडी या टिफ़िन में सतरंगा खाना नहीं मिला, उसे किसी दिन मैं तो कहूँ बिस्किट नमकीन ही लेके जाने पड़े क्योंकि पिताजी को भी बनाना नहीं आता, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। बीमारी है, सर्जरी है, तो आदमी पॉज लेगा उसके लिए। जो ये मेन होता है ना कि इतने सालों बाद औरतें अपने आप को खो बैठती हैं या हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं या फिर उनका जीवन से रस खत्म हो जाता है लेना, मेन रीज़न वही है कि बीच में ब्रेक ही नहीं है। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, मर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सर्जरी हुई है, चलते जा रहे हैं, दुख हो गया, कोई डिप्रेशन है, रुक ही नहीं रहे क्योंकि रुकने का मौका ही नहीं है हमारे पास। वही तो एक वो आता है बर्न आउट वाला फील। और एक टाइम के बाद क्या है, औरत का शरीर चल रहा है, उसका मन मर जाता है, आत्मा मर जाती है क्योंकि उसे रुकने का ही वो नहीं मिल रहा। उसे पता है मैं उसी दिन रुकूंगी जिस दिन राम जी के पास जाऊंगी। तो ये आता नहीं कि हमें तो आराम तभी मिलेगा गृहिणियों को। अरे भाई, सबके 4 हाथ पैर हैं, सबके पास दिमाग है, पति के, बच्चों के। ये हम ही हैं जो सारी दुनिया का भार अपने कंधों पे लिए हुए सोचते हैं कि बस हम करेंगे तो होगा। तो जस्ट टेक योर टाइम टू हील, ठीक है। और नहीं है बिल्कुल भी बस कि आपके पति के कि इतना भी कर लें कि अपना और बच्चों का देख लें। अगर आप नहीं हो वर्किंग ऑर्डर में तो जो आपकी मम्मी आई हुई थी उनको रखो, फिर 1 डेढ़ 2 महीना, कम से कम 1 महीना तो भैया लगेगा। मेरी भी हुई थी सर्जरी, लेकिन 1 महीने बाद ही अनंत का जन्मदिन किया था और सब लोग जो वो हैरत मान रहे थे कि भैया क्यों, क्या, कैसे। लेकिन फिर वही वाली बात थी कि कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं बनाया था, सब बाहर से आया था, सब कुछ था। बस ये था कि तैयार होके खड़े हो गए थे कि बच्चे को ये ना लगे कि नहीं हुआ, जस्ट ये वाली बात। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना लगता है भैया सर्जरी में। स्कूल जाने लगी थी मैं जल्दी ही, क्योंकि मेडिकल मैंने 15-16 दिन का ही लिया था। उसके बाद मैं स्कूल जाने लगी थी, शायद 1 हफ्ते का ही लिया था। और उसके बाद मैं स्कूल जाके बस ये था कि आराम से बैठ के, चिल्लाने को मना किया था, धीरे बोल रही थी, बच्चों को सीट पे ही अपनी बुला के कर रही थी, प्रिकॉशन के साथ जो कर सकती थी वो कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि मैं करूँ अपने फुल मोड में आ जाऊँ, सारा काम कर लूँ, भले सर्जरी हुई है अब तो मैं सही हो गई, तो ऐसे नहीं होता। अब आप ये कर सकती हो, आपके हस्बैंड को आइडिया नहीं है, आप बोल के गाइड कर सकती हो, कुर्सी पे बैठ सकते होंगे आराम से, आप बता सकते हो कि ये एक जगह खड़े होकर थोड़ा बहुत खाना वाना बना दिया, ठीक है। लेकिन ये कि चक्कर गिननी वाली जो हमारी शेड्यूलिंग होती है कि एक पैर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, हस्बैंड को हाथ में मोजे, रुमाल, मेरे को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आती, कभी भी नहीं आती। अरे अलमारी में रख दिया प्रेस करके, धो के निकाल के तो आदमी खुद पहनेगा यार। इतना तो हम बच्चों को भी सिखा ही रहे हैं ना कि बच्चों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, और इतने बड़े आदमी को सेल्फ डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं सिखा रहे उनको? अगर उनकी मम्मी ने नहीं भी सिखाया तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है। मतलब सब कुछ धो के रख दिया, धोने को तो नहीं कह रहे तुमसे, धो के आयरन करके लगा दिया, तो अगर वो निकाल के पहन भी नहीं सकते आदमी, तो बाहर जाके काम क्या करेंगे, कमाएंगे क्या, जब अपना पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का ही उनको नहीं पता। तो इतना तो अगर सास ने नहीं सिखाया तो उन्हें भी आप ही सिखाओ। लेकिन ये चीज़ इरिटेटिंग है कि सर्जरी हुई है उसके बाद भी आप सोच रही हो कि मैं सारे काम मैं करूं या नहीं करूं। ऑब्वियसली नहीं करोगे यार, आपकी बॉडी को हील होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, हेलो सुनीता दी, वैसे तो मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, जितना प्यार मुझे मेरी माँ से नहीं मिला उतना प्यार वह मुझे करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अभी हमारा घर बन रहा है गाँव में, तो वो पड़ोस में ही हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ रहती थी, पर उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता था। अभी पूरे तरीके से घर रेडी नहीं हुआ, फिर भी वहाँ छोटा सा वहाँ पूजा करके रहने लग गई हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बताया तो कि मैं पूजा कर रही हूँ, पर मैं घर की बहू हूँ, मुझे बुलाना ज़रूरी भी नहीं समझे।
जब इतना अच्छा आपका बॉन्ड है तो एक बार ये चीज़ उनसे क्लियर कर लो, जस्ट कि मम्मी मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है उनका कोई रीज़न हो, बता देंगी। हेलो दी, मेरी नंद ने घर बनवा लिया था। कभी दो नोक झोंक हो जाती थी कभी कभी, तो तुरंत यही बोलती है कि मायके से लाई थी क्या, घर से निकाल दूंगी। पीठ पीछे गाली देती है। मैंने जब सुना तो बोलना बंद कर दिया। जब काम होता है तो बोल देती है, अदरवाइज़ नहीं। कुछ काम नहीं करती, मैं ही सारा काम करती हूँ। खाना निकाल के भी नहीं देती, बना देती हूँ बस। फिर चुगली बताएगी। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे सामने कोई बोलेगा तो जवाब दे दूँ, ऐसा नहीं है तो मैं नहीं बोलती। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं सही कर रही हूँ? जी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, चलती रहिए ऐसे ही। और रही बात इसकी कि मैके से लाई थी क्या, कि मैके में ये लिखा हुआ नहीं था शादी में घर भी लेके आना होता है। शादी में हम अपनी आपको लेके आए हैं विद अपनी पूरी सामर्थ्य, अपने आठों हाथ लेके, है ना। तो शादी में घर लेके आने की रीति रिवाज अभी बना नहीं है। जिस दिन ये हो जाएगा ससुराल वाले फिर वो भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, बहू आ गई, घर कहाँ है। तो ये सिस्टम अभी चल रहा है कि भाई बहू आती है रहने के लिए, घर ससुराल वाले प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए नहीं लाई। जिस दिन ये हो जाएगा बेटी वाले वो भी देंगे, बात ये है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी देवरानी ने 2 बच्चे छोड़कर अपनी कहीं और शादी कर ली। बट ठीक, सास ससुर मेरे हैं नहीं, लेकिन देवर उन बच्चों का बाप है, लेकिन वो शराबी है। उन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब ननद मेरी तीनों और 2 जेठ जेठानी उन बच्चों को ज़बरदस्ती जिम्मेदारी हमें दे रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं 2 छोटे बच्चों की, 3 और 6 साल के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हस्बैंड भी उनके मानते हैं, मुझे प्रेशराइज़ करते हैं उन बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए कि तुझे खाना ही तो बनाना है, बाकी मैं खुद संभाल लूँगा। उन्हें और मुझे इनसिक्योरिटी भी है कि मेरे बच्चों का प्यार भी बढ़ जाएगा मेरे हस्बैंड की तरफ से। मैं क्या करूं, प्लीज़ बताइए। एक बात नहीं समझ में आई कि भाई आपके जेठ भी तो हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे है ना वो भी, और आपके जेठ हैं तो हो सकता है उनके बच्चे बड़े भी हों, तो आप पे ही क्यों डाला जा रहा है? या तो वो भी रख सकते हैं, और अगर बराबरी करनी है, नंदे हैं भैया, उनके भी तो भाई के बच्चे हैं, वो भी सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन बच्चे 2 हैं तो मान लो भाई सब नहीं ले सकते। ये भी कर सकते हो कि एक बच्चे को जेठ संभाल लें, एक को आप, या फिर 6 महीने भाई अगर आप सब लोकल में हो, स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना हो, 6 महीने बच्चा कहीं रह ले, 6 महीने बच्चा कहीं रह ले, तीनों चारों भाई बहन मिल के पाल लो, ये हो सकता है। या फिर जो आर्थिक रूप से संपन्न है और जिसके बच्चे बड़े हैं उस बंदे को रखना चाहिए, क्योंकि भाई वो 2 भाई बहन हैं, अब तक साथ रहते आए हैं। उन्हें अलग अलग करोगे वो भी एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ सा है ना। आपकी सोच बिल्कुल जायज़ है, आप इसमें गलत नहीं हो। भलाई सबको करनी होती है, परोपकार सबको करना होता है, लेकिन एक लिमिट में रह के ही कर पाएंगे ना। अगर हमारे बच्चे सफ़र कर जाएं, अब उसकी माँ चली गई या बाप शराबी है, वो गलती आपके बच्चों की थोड़ी है। बात तो ये है ना। तो आपके बच्चों का प्यार पे कॉम्प्रोमाइज़ होना उनके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो गलत ही बात हो गई ना कि घर किसी का बिगड़ा, गृहस्थी आपकी ख़राब हो गई। तो इसमें चारों भाई बहन पांचों बैठ के जब बात करेंगे, ये जो कुछ भी है, या जब आपसे कहा जाए, आपके हस्बैंड नहीं कहते, आप बोलो कि भाई मी, आप क्यों नहीं, सीधे बोलो ये चीज़, बस इतनी बोलनी है कि हम क्यों, आप क्यों नहीं, आप भी तो सेम ही हो, भाई बहन आप भी तो हो उसके। मेरे बच्चे छोटे हैं, आपके बड़े हैं, या मैं कम कमा रहे हो हमारे घर में, आप ज़्यादा कमा रहे हो, और नहीं है सभी एक जैसे हैं, तो एक एक रख लो, फिर क्या कर सकते हो। हेलो मैम, प्लीज़ बताएं ससुराल में खुश कैसे रहूं। मैंने एक बार आपको क्वेश्चन किया था, आपने आंसर भी दिया। अभी भी मेरी सास ड्रिंक करके मेरे पीछे ही पड़ जाती है, मेरी देवरानी को बहुत भड़काती है, वो भी मुझे सुना सुना के। अब तो मैं अलग भी खाती हूँ फिर भी सुनाती है। दोनों भाई को अलग कर दिया, और जबकि उन्होंने ही हमें बोला अलग हो जाने के लिए। अभी अलग हो गई हूँ तो मेरी देवरानी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी बोलती है। मैंने उसको प्रेगनेंसी के टाइम अलग छोड़ दिया, और मेरी देवरानी को बोलती है तू याद रखना, तुझको प्रेगनेंसी के टाइम अलग छोड़ दिया। हमेशा ड्रिंक करके मेरी सास मेरे ही पीछे पड़ जाती है, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। मैम, हस्बैंड का उतना इनकम भी नहीं है कि अलग रूम रहकर रहन पर रहूँ, प्लीज़ मैम बताएं। जब वो आपको सुना सुना के कहती हैं ना, देवरानी को भड़काती हैं, आप भी सुनाया करो। जब वो कहती है ना याद रखियो तुझे अकेला छोड़ दिया, तो तभी बोल दिया करो कि हाँ देवरानी जी, या छोटी या नाम लेती हो तब भी, कि ये भी याद रखना कि मैं तो अलग थी, अलग खा बना रही थी, इसलिए नहीं करा तेरा, ये तेरे साथ है, ये तब भी नहीं कर रही तेरा, ये भी याद रखियो साथ में। तुरंत उसी टाइम जवाब चिपकाओ इस चीज़ का। तो
ठीक। और दूसरी चीज़ कि अलग कर दिया, अलग कर दिया, जब ये बोले तो सीधे कहना अपनी हरकतें देख लो, मैं ना करती खुद हो जाते। क्या आप जैसी महान जिस घर में बड़ी हो, जो ड्रिंक करके भड़काती हो, ड्रिंक करके उल्टा सीधा बोलती हो, उस घर में यही होएगा। अगर घर सुधारना था ना तो पहले खुद को सुधारो। नेक्स्ट मैम, मेरी 14 महीने की बेटी है जो सिर्फ ब्रेस्ट फीड करती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कुछ भी सॉलिड फूड नहीं खाती। अब उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, खाती तक नहीं, खड़ी तक नहीं हो पाती, क्या करूं? प्लीज़ सजेस्ट मी। बहुत गलत है ये तो। आपको अब उसे यही है, उसकी जो पुरानी कमी आ गई ना, उसके लिए डॉक्टर से कोई दवाई वगैरह इस तरीके की लिखवानी पड़ेंगी। और अब उसके जो भूख लगने का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो भी डिस्टर्ब हो गया होगा। 14 महीने की हो गई और सिर्फ ब्रेस्ट फीड का में खड़ी हो जाएगी, है ना। और रही बात उसकी कि जी पहले तो वैसे तो देखो सबसे बड़ी सही तरीका तो यह है डॉक्टर के पास जाके अभी जो उसके अंदर अंदरूनी कमियां आ गई हैं वो उसके लिए कुछ लिख देंगे, ठीक है। और बाकी रही बात खिलाने पिलाने की, उसको गेम्स में लगा के कुछ करके कैसे भी करके वो तो करना ही पड़ेगा। एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि उसके बच्चे के लिए कौन सा तरीका काम करेगा, ठीक है। सब्जियां अगर वो चबा के नहीं खाती, पीस के सूप बना के पिला दो। सॉलिड नहीं खा रही, पीस के सूप बना के खिला दो। पतली पतली दाल में सब्जियां घोट दो। पतला खाना मतलब दाल भी करो ना, पतली बना लो उसको, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करो। जब उसको अच्छा लगने लगेगा फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगी। दाल बना लो, पतली सी बना लो खूब, उसमें घिया, तोरी, बैंगन सब चला जाता है। उसको अच्छे से गाजर वाजर सब चली जाएगी और उसे अच्छे से ब्लेंडर से कर दो तो बिल्कुल पतली हो जाएगी। सब मिक्स हो जाएगा, पतली कर दो उसको, फिर चम्मच से एक कटोरी अपना खिला दी। ऐसे करके देखो। तो अगर सॉलिड नहीं ले रही तो लिक्विड फूड में थोड़ी सी वैरायटी ऐड करो। और अगर वो अभी भी, जब तक वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ नहीं रही है ना, तब तक अपने खाने पीने का ध्यान बहुत रखो, क्योंकि आपके दूध के जरिए उसमें न्यूट्रिएंट जाएंगे। ड्राई फ्रूट खूब खाओ, है ना, तो उससे थोड़ी उसके शरीर में ताकत आएगी। बाकी जब लगे कि अब वो सॉलिड की तरफ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तब ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप वो थोड़ी खुद कम करेगी। थोड़ी आप करना कि रात रात तक रह जाए, जब तक पूरी ना छूटे। अभी छोटा हो गया तो पता लगा वो भी नहीं खा रही और यहाँ से भी बंद हो गया, लेकिन ये बहुत चिंताजनक है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू दी, भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे, मेरे आपके सिवा कोई नहीं। अरे यार, प्लीज़ सजेस्ट मी, पति के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाएं ताकि सास ससुर को इंटरफेयर थोड़ा कम हो जाए, मेरे लिए ज़रूरी है। प्लीज़ आंसर दी, क्योंकि मेरी सास मुझे बर्तन धोने बोलती है, देवरानी को बोलती है तुम रहने दो, बड़ी वाली बर्तन धो देगी, यानी मेरे बारे में। मेरे पति सासू माँ को सारी बात बताते हैं, हम दोनों के बीच का भी। देखो, बर्तन और ये वाली बात में तो सिंपल है, जब आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आपको पूछना चाहिए क्यों। जस्ट यही पूछना होता है, क्यों मैं धोऊंगी, क्यों वो नहीं धोएगी, मुझे एक्सप्लेन कर दो सीधी बातों में। अपने आप बताएंगी क्या है। अब वो कहे जी मैं कह रही हूँ, तो मैं कहती मैं भी कह रही हूँ, फिर मुंह तो मेरा भी है। ये कोई जवाब नहीं है, मेरे को एक्सप्लेन करो कि क्यों, कारण बता दो, धो दूँगी, धोने में मेरी कोई बेइज्जती नहीं हो रही। लेकिन वो क्यों नहीं धोएगी, मैं क्यों धोऊँगी, मुझे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जी पति से बॉन्डिंग कैसे बनाएं, वो उन्हें सारी बात बताते हैं। देखो, उनके पति की वो माँ है और उनके साथ उनकी बॉन्डिंग उस लेवल की होगी। अच्छा बेटा बनने के टैग में वो होता है कि बीवी की बुराई कर दो, माँ की नज़रों में लगेगा हाय मेरा राजा बेटा अब भी मेरा ही है, देख दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा नहीं। ये सरप्राइजिंग है लेकिन है फैक्ट। माँ अपने आप को पता नहीं क्यों उसकी पत्नी और उसके बीच में दे, मैं अभी इसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट औरत मैं हूँ, शादी हो गई तो वो हो गई, वो बाहुबली वाला सीन। बांट ही नहीं पाती बेटे को, चाहिए ये कि जब तक बांट नहीं पाती भाई शादी मत करो। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो ना कि जब शादी करके दूसरी आएगी औरत उसकी लाइफ में, उसी की जिम्मेदारी बन के आएगी, तो भाई आपका बेटे का टेंशन वहाँ पे जाएगा। वो नहीं करते, बट ही नहीं पा रहा। तो वो अगर कई बार मैंने देखा है कि हस्बैंड जो हैं पर्पजली करते हैं ताकि अपनी माँ की नज़र में गुड बॉय बन सकें। आपसे कमरे में ठीक रहेंगे, अकेले में ठीक रहेंगे, आपके लिए कोई उंगली रखने की जगह नहीं होगी कि हाँ मेरे पति ने गलत किया, लेकिन अपनी माँ के सामने आपके साथ ऐसा मजाक कर देंगे या आपके बारे में ऐसी बात करेंगे जैसे वो आपकी वैल्यू ही नहीं करते। तो मुझे वो समझ में आया कि वो एक्चुअली ऐसे नहीं है, वो उनको दिखा रहे हैं कि माँ मैं अभी भी आपका ही राजा बेटा हूँ। उस चीज़ को तो दिल पर मत लो। अब आपके बीच की बातें हैं,
ठीक है भाई, मैं तो कहूँ बेडरूम सीक्रेट भी बता रहे हैं, बेइज्जती उनकी है, औरत की खाली इज्जत है क्या, उनकी भी तो है। और फिर वहाँ पे भी आपको फिर बेडरूम में भी ना उनके साथ एक उस दायरे में रहना है कि भैया यहाँ पर इतनी बात करूँ कि वो जाके मेरी सास को बताएगा, उतनी तक। उनसे इतना ओपन अप ही मत हो। और किसी दिन वो क्वेश्चन उठाएं कि भैया तू मेरे से खुल के बात नहीं करती है, मैं तेरा पति हूँ। कि मैं पति से नहीं, मैं तो सीधे सास से बात कर रही हूँ ना, आपसे बोलना मतलब उनसे बोलना, जाके तो आप बताओगे। तो जिस दिन मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि आपकी और मेरी बात हमारे बीच में ही रहेगी, उस दिन मैं आपसे शेयर करना शुरू कर दूँगी। उनसे थोड़ा रिजर्व हो जाओ बात करने में या और चीज़ों में भी थोड़े से। और जब वो टोकें, मतलब इतना हो जाओ कि उनका ध्यान जाए। और जब वो टोकें कि भाई तू मेरे से खुलती नहीं, अपने आप से नहीं, या मेरे से बातें शेयर नहीं करती है कुछ और, या तूने मुझे बताया नहीं, कि आपको तो मैं उतना ही बता सकती हूँ जितना मम्मी को बता सकती हूँ, क्योंकि आपको बताना इज इक्वल टू उन्हें बताना। ये दोनों चीज़ें करो, बिना लड़े करना, दोनों ही जगह काम एंड कंपोज रह के बात करना। तीसरी चीज़, बॉन्डिंग का कोई सिर पैर नहीं होता कि गोली खिला दी बॉन्डिंग हो गई, होते होते होती है। उनकी चीज़ों का ध्यान रखना, खूब अच्छे से सज के रहना, सुंदर रहना, उनको भी प्रोत्साहित करना, उन्हें जताना कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं, लेकिन उनके पैरों की जूती ना बनना। कई बार इस चीज़ को मैंने देखा कि पति को अपने साथ बॉन्ड क्रिएट करने के चक्कर में हम उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं और वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। एक ऐसा भी टाइम आता है। तो जेन्युइन, जो उनकी जेन्युइन अच्छाई हैं उनको बताना, लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली बोल रहे हो, वो नहीं लगा रहे मक्खन, ठीक है ना। मेन क्या होता है कि उनका ध्यान रखना, उनके फीलिंग्स का, उनके फिज़िकल नीड का, उनकी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना जिसे कहते हैं। तो उनके बातों को समझना, क्या चाहिए उन्हें इमोशनली, वही नहीं कि रुमाल मोजे, वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा उनका ध्यान रखना, उन्हें आपके साथ अच्छा लगे, प्रोटेक्टिव लगे। क्योंकि हर पति में कहीं ना कहीं एक छोटा बच्चा हमेशा छिपा रहता है। तो जैसे उसकी माँ उसको वो करती है ना, उस तरीके का वो एक्सपेक्ट करता रहता है। औरतों में भी होता है, उनको चाहिए कि कोई उनको एज अ फादर फिगर प्रोटेक्ट करने वाला हो। तो हर पति अपनी पत्नी में और हर पत्नी अपने पति में वो प्रोटेक्शन ढूंढती है इमोशनली। तो वो आप क्रिएट करो, धीरे धीरे बॉन्डिंग बढ़ेगी। किसी बात पे लड़ाई होती है, पैटर्न चेक करो अपनी लड़ाई का, किस बात पे होती है, कौन से पॉइंट पे जाके आप बस्ट आउट हो जाते हो दोनों। तो उस चीज़ को जब लगे कि उस तरफ जा रहा है, मोड़ दो, चुप हो जाओ। घर पे आ रहे हैं, तुरंत उगलना मत शुरू कर दो अपनी प्रॉब्लम। एटलीस्ट 10 मिनट उस आदमी को दो कि आके वो समझ जाए। उसके बाद मूड देख के जब तरीके से अपनी बात करो, एंड जब वो घर आएँ तो हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, एक स्माइल के साथ गेट खोलो। जब मिले तो एक स्माइल के साथ मिलो, लगना चाहिए कि हाँ घर में आके अच्छा है। धीरे धीरे बॉन्डिंग बन जाती है फिर अपने आप। मैम मेरी शादी को 14 साल हो गए, स्टार्टिंग से ही मेरी नंद मेरी सास के मेरे खिलाफ़ कान भरती रहती है। घर में छोटी छोटी बातों पर मेरे खिलाफ़ हंगामा करती थी। मैम हस्बैंड की वजह से मैं उसको झेला, वो मैरिड है, अब वो मेरे पेशेंस ख़त्म हो गया। आज भी वो नहीं काम करती, सास ससुर उसकी साइड लेते हैं, घर में मुझसे लड़ते हैं। यही काम को देवरानी के साथ भी करती है, पर जब देवरानी के ख़िलाफ़ रहती है तो सास उसकी बात को इग्नोर करती है। मैं इस सिचुएशन को कैसे डील करूं? भैया नंदों ने, आज के एपिसोड में नंदों ने खून पिया हुआ है, इसका मतलब ये है। देखो, सास ससुर की वो बेटी है, अब वो उसके प्रेम में हो रहे अंधे, ठीक है। बहू ने नज़र नहीं आ रही। दो तरीके हो सकते हैं, अलग हो जाओ और उससे कट ऑफ कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो। अगर ऐसे आदमी जो आपको भी उसी तराजू में तोल रहा है, फिर देवरानी के साथ भी यही कर रहे हैं, यानी उसका पैटर्न ही वही है, तो ऐसे आदमी को आप सुधार नहीं सकते। किसी का नेचर आप नहीं बदल सकते, ये चीज़ एडमिट कर लो। तो हाथ जोड़ो उससे यहाँ तक के, और भाई तू खुश रह अपनी लाइफ में, हमें बख्श दे, भूल जा अब हम हैं। और अगर पतिदेव से अपनी बहन नहीं छूटे तो इनसे रख वास्ता, भूल जा इनकी शादी होके मैं आई हूँ, मेरे घर नहीं आएगी। आप अपना मतलब कट ऑफ कर लो, बिल्कुल शांत। एक बार बुरे होना अच्छा, रोज़ रोज़ टॉर्चर होके, रोज़ रोज़ कलेशबाजी होने के, एक बार बुरे होना अच्छा। क्या कहेंगे कि बड़ी बहू तो मतलब ही नहीं रखती नंद से, हाँ नहीं रखती,
रखने लायक नहीं है वो। मेरे में बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी इसी में उलझे रहें, आगे कुछ ना करें। तो अगर आप दोनों नहीं कट ऑफ कर सकते, आप अपनी मर्ज़ी की तो खुद मालिक हो इंडिविजुअली। आपका जो ननंद भाभी का था ना, उस रिश्ते को प्रणाम कर लो कि भाई तू खुश रह, तुझे जो मिले तू उसे टॉर्चर कर, मेरे को छोड़ दे, बस ख़त्म। मैं नहीं बात कर रही, बात ही मत करो, छोड़ ही दो बिल्कुल। और उसके चक्कर में अगर पैकेज में सांस भी छूट रही है तो जाओ, बेटी को चाटो, उसी की तरफदारी करो, सब कुछ करो। जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रही बात तो क्या करना है बहू का, बेटी को ही करो, जो करना है उससे ही करो। जो सुन रही है उसे सुनाओ, जो नहीं सुन रही उसे सुनाओ, उसकी तुम सुनो, तुम उसे सुनाओ। मैं सीन से बाहर हूँ। मैम मेरी शादी को 17 साल हो गए, मेरे 3 बच्चे हैं, पापा नहीं है, मेरे शादी से पहले ही डेथ हो गई थी। हम लोग 6 भाई बहन हैं, 2 बहनों की शादी हो गई है, एक भाई की भी शादी हो गई, बट वो अपनी वाइफ को लेकर रहता है। 5 ईयर मेरे पास छोटा भाई रहा और अब 2 बहनें रही हैं, यही पढ़ाई है। पहले भाई रहा, मैं हमेशा इन लोगों को सपोर्ट करती रहती हूँ। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये जॉब छोड़कर आ गया, अब हमेशा बेइज्जती करता है, चाहे जिसके साथ जो करो सब बेकार है। बहन रह रही है, अब हमारे हस्बैंड की लड़ाई हो जाती है। इतनी आफत में फंस गई हूँ, जब उनको को कि गाँव जाओ तो जाती नहीं है। एक भाई जो बाहर रहता है, किसी को ध्यान नहीं देता। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, क्या करें दी। आपका इमोशनल फूल बन गया। आप अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन आपके घर वालों ने, आपके भाई बहनों ने आपका बना दिया पागल। अब आपकी समझदारी इसी में है कि अपना मोह भंग करें उन भाई बहनों से, और अपनी गृहस्थी जो टूटने या फिर झगड़े के कगार पर खड़ी है उसे संभालें। ठीक है। अब आप कह रही हो कि कहती हैं जाती नहीं है, मेरा घर है, क्यों नहीं जाएगी? तमीज़ से नहीं जाएगी, बदतमीज़ी से जाएगी। सिंपली बोलो कि भाई नहीं, बहुत कर लिया और बदले में जो मुझे मिला मैं उससे बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। ऐसी भलाई मुझे चाहिए नहीं कि तुम लोगों के चक्कर में मेरा अपना ही घर ना रहे। पता लगा तुम्हें संभालते संभालते मेरे को ही घर से निकलने की नौबत आ गई, क्योंकि शादी ख़राब हो गई मेरी। तो भैया तुम जाओ, जो करना है करो, अडल्ट हैं आप, साथ छोड़ दोगी, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करा दो। अब या फिर ये सब कुछ सही रहता, आपके हस्बैंड की गलती क्या है? भैया पूरी गृहस्थी डिस्टर्ब होती है जब बाहर का कोई आके रहने लगता है, लेकिन वो रख रहे हैं, कौन पूछ रहा है ससुराल वालों को इतना। अब वो रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी फिर पलट के आ रही है बदतमीजियाँ निकल के, तो ऑब्वियसली वो क्या कहेंगे? सीधी बात है। तो वो आपका मोह भंग करवाना चाह रहे हैं। अगर आपने नहीं करा तो फिर आपके और उनके बीच में क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। तो अब चॉइस कर लो कि इन धोखा देने वाले भाई बहनों की तरफ आपको अभी अपने फ़र्ज़ निभाने हैं या अपने पति के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं। तो जिस तरफ करना है ना, अब आपको एक तरफ होना पड़ेगा, अब दोनों चीज़ें साथ नहीं चलेंगी। हेलो दी, आई एम 40+, आई हैव 2 kids 11 and 7, 8 13 years old boys। जॉइंट फैमिली है इन विलेज। देवर एंड देवरानी लिव्स इन होम टाउन। माई हस्बैंड इज़ एल्कोहलिक, बट ठीक, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ड्यू टू माई वैल्यू इज़ लो इन फैमिली। स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रन इज़ पेड बाय देवर। सारा दिन काम करती हूँ, काऊ एंड बफेलो का भी, अब अपना फ्यूचर के लिए सिलाई का काम कर रही हूँ। घर में स्टार्ट किया है। बॉडी में भी प्रॉब्लम है, दोनों लेग्स में साइटिका है, नीज़ में भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने सर्जरी को बोला है, पर क्या करूँ। डबल MA किया है, समटाइम्स लगता है बंधुआ मजदूर बन के रह गई हूँ। बट आई लव माई हस्बैंड, आई वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हम चारों। क्या करूँ, बहुत टेंशन होती है। आपको देखकर बहुत हिम्मत मिलती है, प्लीज़ हेल्प मी दी। जो सिलाई का काम है आपका, अगर वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम के साथ चल सकता है तो उसे कंटिन्यू करेंगी आप। और दूसरी चीज़, जब आप सिलाई करें, अब एक तो गाँव है, मुझे लगता है गाँव में ज़्यादा सिलाई बढ़िया मिलती नहीं होगी, है ना। अब जो भी मतलब उस काम को ना प्रोफेशनली करिए, ताकि केवल टाइम खर्च ना हो, एक्चुअली कुछ पैसे आएँ। और उसको जितना हो सके प्रचार प्रसार करो, बहुत डेडिकेटेड वे में, कहना का मतलब सिलाई का काम जो है वो करो। अब देखो, जब हस्बैंड की जिम्मेदारी वो देवर निभा रहा है तो आपकी तो वो कहीं ना कहीं डाउन रहेगी। लेकिन जब आप पैसे बना लोगे कुछ, अब उन पैसों को बनाने के लिए जब आपको घर के काम से टाइम निकालना भी पड़ेगा, तो आप कह सकती हो कि भाई देवर जी पैसे दे रहे हैं फ़ीस के, सब चीज़ों के, लेकिन उन पे जोर तो नहीं है ना, तो मुझे कुछ करना तो पड़ेगा। इस तरीके से बात करो, तो उस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड आवर्स निकालो, 3-4 घंटे। ऐसा फिर आपको ये नहीं लगेगा कि आप बंधुआ मजदूर हो, है ना।
वो काम आपको करना है घर का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मजबूर हो, लेकिन उसके साथ उस स्थिति से निकलने के लिए एक ये सिलाई वाला ही रास्ता है। तो इसको पूरी डेडिकेशन के साथ करो। अपनी फिजिकल जो भी आपकी प्रॉब्लम है, साइटिका के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करो, उससे आराम लग जाता है। और रही बात घुटनों की कि सर्जरी की, जब तक टल सकती है, जब तक पैसे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो जो उसके लिए कर सकती हो, कोई ऑयल लगा के आराम मिल रहा है, कोई एक्सरसाइज से आराम मिल रहा है, तो वो करती रहो। कुल मिला के उसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि उन प्रॉब्लम के चलते आप काम नहीं कर पाओगे। इस काम को आपको बहुत ही डेडिकेशन के साथ करना है, ताकि एक्चुअल में कुछ पैसे आपके हाथ में आए, इतने कि आप फीस भर सकें। फ्यूचर सिक्योर करना तो आगे की चीज़ है ना। साथ में सबसे ज़रूरी वही है कि जब आप कह रही हो आई लव योर हस्बैंड, है ना, आप आई लव योर हस्बैंड कह रही हो, आई लव माई हस्बैंड, मतलब आप अपने पति से प्यार करती हैं, ये लिखा है आपने, तो उसको समझाओ। अल्कोहलिक है, कहाँ से आ रहे हैं अल्कोहल के पैसे बिना कमाए? तो बात वही है ना कि भाई उसको समझाती रहो। वैसा तो मेरे पास इसका कोई इलाज है नहीं अल्कोहल वाले का, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगता है मानसिक रूप से अगर इतना समझदार होता तो जानते बूझ से जहर पीता ही क्यों ऐसा आदमी। लेकिन आप उनको समझा सकती हो कि भाई, और दूसरी चीज़, अगर वो भी आपसे प्यार करता है, देखेंगे कितनी मेहनत ये कर रही है। लेकिन मेहनत करने के लिए मेन बात 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो सिलाई का काम है वो सफाई से करना, बहुत अच्छा सा काम चलाऊ ना हो। उसे करने के लिए आपको आपकी बॉडी की ज़रूरत होगी। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करो, रिलीजियसली छूटनी नहीं चाहिए, ताकि प्रॉब्लम कम से कम हो, तभी काम कर पाओगी। दूसरी चीज़, तीसरी जो काम के लिए घंटे चाहिए, अपने घर वालों को ये कन्विंस करो कि भाई मैं भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है, उसके लिए जो मेरे पास रास्ता है वो यही है, तो मुझे इसके लिए 2-3 घंटे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, हाय, आपका अप्रोच टू लाइफ अच्छा है, पर कभी किसी से बात करने का मन होता है, कभी होता नहीं है, तो बहुत घुटन होती है, कोई होता नहीं है। मैं प्रोफेशनल हूँ, सेल्फ रन क्लिनिक है, बट आप प्रोफेशन की वजह से ज़्यादा ओपन नहीं हो पाते। लोग आपको जज करने लगते हैं। घर में बच्चों के ऊपर खींच जाती हूँ, मुझे अम्यूज़्ड वे में देखते हैं तो रोना आता है। तुझसे नाराज़ नहीं, ज़िंदगी हैरान हूँ वाली फीलिंग आती है। कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रही, डर लगता है। प्लीज़ रिप्लाई, वेटिंग फॉर रिप्लाई एज आई फाइंड योर सोल्यूशन क्वाइट रिलेटेबल। एंड लगता है कोई मुझसे ये पूछता तो मैं भी यही कहती। देखो, आपका जो लग रहा है ना, आप अपने प्रोफेशन में अटक गए हो। मैं मानती हूँ कि जैसे मैं हूँ भाई, एक टीचर हूँ, है ना, तो एक दायरा है, ठीक है, तो वो हमें मेंटेन करके ही रखना होता है, वरना हम सार्वजनिक रूप से हादसे के पात्र बनते हैं। वो मैं मान रही हूँ, लेकिन कहाँ लिखा है कि एक डॉक्टर किसी से बात नहीं कर सकता खुल के? डॉक्टर का फ्रेंड सर्कल हो सकता है, डॉक्टर किटी पार्टीज़ कर सकता है, डॉक्टर डांस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं डॉक्टर। आप डॉक्टर हो, आपका क्लिनिक है, आप एक टैग है आपके पास कि आप एक होशियार, एक पढ़ी लिखी, एक मेधावी महिला हैं। ये कहाँ लिखा है कि आप ज़िंदगी को जी नहीं सकती? अगर आप डेंटिस्ट हैं, आपने ये नहीं मेंशन किया, जो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ के लग रहा है, अगर आप डेंटिस्ट हैं, आपका काम है दांतों को ट्रीट करना, इसमें ये कहाँ लिखा है कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते? आप बात कर रहे हो किसी से, अब आपको लगता है कि जब आप मेरी बातें सुनते हो तो लगता है कि हाँ मैं भी यही कहती, तो इसका मतलब आपकी बातें एक सेंसिबल दायरे में है ना, तो बात किसी से करने में क्या ही प्रॉब्लम है। अब रही बात कि कोई नहीं है, अपना फ़ोन उठाओ, कॉन्टैक्ट लिस्ट देखो, 100, 150, 200 लोगों के नंबर होंगे उसमें। क्या उनमें से 2, 3, 4 भी ऐसे नहीं है जिनको आप एज अ फ्रेंड जोन में रख सको, जिनसे आप बिना किसी मतलब के, कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, जस्ट कॉल करके आप उनसे बात कर सको? नहीं है, मान लिया, ये भी मान लिया। तो जब लोगों के किसी के बर्थडेज आते हैं, एनिवर्सरीज आती हैं, फ़ोटो आती हैं, कोई स्टेटस अपडेट होते हैं, उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दो, वो खुश हो जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स देख के आप खुश हो जाओगे, क्योंकि वो खुश हुए। यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। तो इतनी बड़ी दुनिया है और हम इतने साल इस दुनिया में रहते हुए हमें हो गए, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारे पास कोई है ही नहीं? हो जाता है। ज़रूरत है आपको थोड़ा सा विश्वास करने की लोगों पे, ठीक है। और रही बात कि घर आती हो तो बच्चों पे खींच जाती हो, आपके पास बच्चे हैं,
उनसे बात करो, मोर देन हैप्पी हो जाएंगे वो। क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं चाहिए होता, हम अपना बिल फाड़ते हैं कि हम इन्हीं के लिए तो कमा रहे हैं रात दिन, है ना। ये चीज़ मैं बहुत अटेंटिवली अलर्ट रह के अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ कि हम अक्सर इतने बिजी हो जाते हैं पैसे कमाने में। अब आपको मेरा शेड्यूल देख के लगता होगा कि मुझे बच्चों के लिए टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन क्वालिटी ज़रूरी है। क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्वालिटी। दिन में एक बार अपने बच्चों को ज़रूर बोलती हूँ कि बेटा मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, आपके लिए मैं अवेलेबल रहूँगी। कोई ज़रूरी बात हो, कुछ भी लगे कि ये मम्मी से डिस्कस करना चाहिए या मुझे किसी को बताना है, तो वो किसी हमेशा मैं हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े बाकी के कामों का। तो वो अपने आप ही मतलब सेंसिबल हो गई हैं इतनी कि ठीक है, जब बेफालतू की या गैर ज़रूरी बातों के लिए वो आए ना आए, लेकिन कुछ होता है तो वो आती हैं, नॉक कर देती हैं। अगर मैं अभी भी शूट भी कर रही हूँ जैसे, तो जस्ट वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाएंगी, मुझे पता लग जाता है कि हाँ उन्हें कुछ कहना है, तो मैं जस्ट पॉज करके हाँ बताओ क्या बात है ना। तो कुल मिला के आपके बच्चे हैं, और उनसे अगर कभी पूछो ना कि आपका मम्मी को लेके कोई वो है, कोई ड्रीम है, कुछ है, तो बस वो वही होता है कि मम्मी आप बात करते हो ना तो अच्छा लगता है हमारे साथ। कभी अगर आप उनके साथ कभी 5 से 10 मिनट खेल लें, अब इतनी बड़ी हो गई हैं, कभी भी गोदी में बैठा लिया, थोड़ा सा उनके साथ कडलिंग कर ली, वो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे, और उनकी खुशी देख के आप खुश हो जाओगे। तो नो मैटर आपका बच्चा कितना बड़ा है, अगर आप उसके साथ बातें कर लो, उसके साथ उसके बचपन की बातें शेयर करो, मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का ये, उनके साथ डील करो ना, उनका चेहरा देख के आप खुद खुश हो जाओगे। तो ये दिमाग से निकाल दो कि कोई नहीं है जिससे हम अपनी बात कर सकें। दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, किसी से भी कर लो। सीक्रेट ही तो शेयर नहीं कर सकते किसी से, हर किसी से जेन्युइन बात जो उसको भी अच्छी लगे और कहने में हम भी लाइट फील करें, तो किसी से भी कर लो, इट इज़ ओके। इसमें प्रोफेशन इतनी बड़ी राड़ नहीं है। देखो आ गया ना, यही क्वेश्चन है अगला। सुनीता जी आपकी कितनी तारीफ़ करूं, अब अकेला नहीं लगता, आप मुझे बहन जैसी लगती हो जो हमारी प्रॉब्लम्स को अपना समझ के जवाब देती हो। अब मैं मिल गई किसी को उस रूप में, सोचने की बात है, मैं थोड़ी ना किसी के पास हूँ, सिर्फ फ़ोन में ही तो देख रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं है, लेकिन एक देखने वाले को एक वो मिल गया, एक संबल सा कि हाँ भाई ये है। तो आपको कहीं भी ढूंढोगे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भगवान की बनाई हुई इतनी सुंदर दुनिया में कि कोई आपके पास हो ही ना। उठाओ अभी इसके बाद ही, अगर आप देख रहे हो तो फ़ोन उठाओ और अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करो, और उनमें से ज़्यादा नहीं 5 लोग चुनो और आज ही उनको फ़ोन करो। हेलो सुनीता जी कैसी हैं आप, मुझे ये जानकारी देनी है कि जो आपने अपना घर बनवाया था उसमें लोन लिया था या नहीं, हर महीने की किस्त कितनी जाती थी, क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ, मुझे भी अपना घर बनाना है, थोड़ा आइडिया लेना है इसलिए, क्योंकि पैतृक घर तो है काफ़ी बड़ा है, मगर मेरी अपना घर बनाने या उसी घर को रेनोवेट कर लें, प्लीज़ थोड़ा सा आइडिया दीजिए। देखो 99% में लोन होता है मैंने भी लिया था, लेकिन अलग तरीके से लिया था। यहाँ पर ये वाला बैंक लोन नहीं लिया था, इसमें अलग जगह से लिया था प्राइवेट में, क्योंकि कम पैसों की ज़रूरत थी। तो वहाँ का बैंक लोन जो था वो लंबा चलता या कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ उसमें ज़्यादा होती, 4 साल समझिए हमें लगे वो लोन चुकाने में, और उसमें ये नहीं था कि महीने की इतनी किस्त आपके खाते से कटेंगी, आप वहाँ जाके जमा करते थे जितनी थी, तो वो उस तरीके का था, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं है, वो मतलब अलग ही था वो, ठीक है। तो उसमें मैं आपको वो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपने होम लोन लिया है, बिना होम लोन के घर नहीं बन पाते, लेना तो पड़ता है, ठीक है। तो उसकी किस्त जो है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए लीजिए अगर आपको कम रखवानी है। कुल मिला के अपने वर्किंग जो आपके साल बचे हैं वो, प्लस आपका सैलरी के बाद आपका जो मंथली खर्चा है वो कितने में सिमटता है, कितनी मैक्सिमम किस्त आप ईजिली बेयर कर लेंगे महीने की, आप वो बंधवा लो, बिना उसके तो नहीं बनेगा, और बना लो, एक प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी। बाकी मेरे वाले से बराबरी या तुलना में कोई हल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ केस बिल्कुल ही अलग था, ये अलग ही था, मतलब इसमें नहीं बैंक से लिया था हमने, थी बहुत सारी कंडीशन। लेकिन अगर अब मैं कभी कुछ और बनाने की सोचूं तो बैंक लोन लूँगी तो एग्जैक्टली जितनी किस्त मैं ईजियली चुका दूँगी बिना हमारे घर के खर्चे को डिस्टर्ब करे हुए, उतने के बंधवाऊँगी, मेन वही है।
नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी एज 37 है। मेरी स्टडी में 10 साल का गैप आ गया। एमए किया है संस्कृत से और बीएड भी किया है, लेकिन 10 साल एक प्रॉपर हाउसवाइफ बनकर स्टडी से लंक हट गया। अब मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। अभी 2 चीज़ें माइंड में आ रही हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लूँ या लॉ कर लूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को बिज़ी करना है। प्लीज़ दी कुछ सजेशन दीजिए, क्योंकि अभी पापा के लॉस के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर पर ही रहकर डिप्रेशन सा हो रहा है। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। आपने किया है एमए, अब एमए बीएड के बाद डिजिटल मार्केटिंग और लॉ कनेक्टेड मुझे तो दिख नहीं रहे। अगर आपने एमए बीएड किया है तो बीएड मतलब एजुकेशन में, या फिर आपको जाना होएगा ना टीचिंग जॉब में। बाकी अगर लाइन चेंज करनी है तो इन दोनों में से मुझे किसी का भी कोई तजुर्बा नहीं है, ना डिजिटल मार्केटिंग का और ना लॉ का। तो मैं इसमें आपको ये सजेस्ट तो कर नहीं पाऊँगी कि इनमें से क्या चुने, लेकिन हाँ एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड ये सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि डिसीज़न बिल्कुल सही है। कम बैक करना हमेशा लगता है मुश्किल, लेकिन कर लोगी तो अच्छा रहेगा। अब अगर यहाँ पर बीएड वाली डिग्री के हिसाब से जाऊँ तो डिग्री के हिसाब से आपको एजुकेशन फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ है, इंटरेस्ट है, या किसी वजह से ही आपके दिमाग में आई होंगी, तो जो ज़्यादा सही लगे वो कर लो। उसमें बस मैं तो ये कह सकती हूँ कि कर लो शुरू। हाय सुनीता दी, मैं 3rd टाइम कमेंट कर रही हूँ। देखो मुझे लगता है ये होता होगा कि पुरानी वीडियो देखी, उसी पे कमेंट कर दिया। आप सोच के देखो मैं पलट के उस पर कैसे जाऊँगी। मैं तो नंबर से एक एक आगे ही बढ़ रही हूँ ना। तरीका यह है, आपने कोई सी भी वीडियो देखी मेरी, उसके बाद चैनल पे जाओ, जो लेटेस्ट अपलोड है उस पर कमेंट करो, क्योंकि अगला एपिसोड में मैं क्वेश्चन उसके पढ़ने वाली होंगी। ये बात होती है ना। अब जिसने जहाँ देखा अगर उसने वहीं कमेंट कर दिया तो वो कमेंट वहाँ पड़ा ही रहेगा, वहाँ से मैं कभी भी नहीं उसको पढ़ पाऊँगी। तो बात यह है कि देखो सारी वीडियो पुरानी, अगर आपको लग रहा है कोई सी भी वीडियो देख ली, लेकिन कमेंट आके करो जो लेटेस्ट अपलोड है उस पर, ताकि आपका क्वेश्चन पढ़ा जावे। अब यहाँ पर इनका क्वेश्चन क्या है, मेरा 2 बार सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, बट दोनों टाइम ही बहुत ट्राई किया, पेट अंदर नहीं हुआ। 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी जैसा पेट निकला है। अब एज मेरी 29 है, सेकंड बेबी 6 महीने का है। प्लीज़ सजेशन। इंस्टाग्राम पे इस तरीके के पेट को कम करने के लिए वो ये कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स हीलिंग। वो जो टमी है उसने बच्चे के जन्म के समय में बहुत कुछ झेला है, उसके रिलेटेड 5-6 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बहुत देखने में आसान लगती हैं और सब वही बता रहे हैं, इसका मतलब इफ़ेक्टिव होंगी। ठीक है, तो अब मैं करके कैसे बताऊँ वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे हाउ टू रिड्यूस बेली फैट करके करना सिंपल एक्सरसाइज। तो आई होप कि वो इतनी वायरल हैं आपके सामने आ जाएंगी। जस्ट ऐसे करके वो पैर ऊपर ऊपर करके, तो आदमी भी बता रहे हैं उसको, औरतें भी बता रही हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके कोर एरिया पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो आप करके देख लो, क्योंकि जो डिलीवरी के बाद बढ़ा हुआ पेट है ना, वो खाना कम करने से नहीं कम होता, कुछ तो उस टाइम की लापरवाही हो जाती है थोड़ी सी। अब उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते पास्ट में जाके, लेकिन ये जो स्पेशली पेट बढ़ता है ना डिलीवरी के बाद, वो योगा प्राणायाम या एक्सरसाइज से ही घटता है। जब मेरा हुआ था तो मैंने उस टाइम पे प्राणायाम से घटाया था। 6 महीने का आपको वेट करना होएगा, सी सेक्शन अगर है। मैं तो जल्दी चली गई थी करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं अभी वेट करो, प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्जैक्ट 6 महीने बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था, तो तभी के तभी कंट्रोल आ गया था। फिर जब ब्रेस्ट फीडिंग बंद हुई, खाना मेरा बढ़ गया था, तो दूध में कहीं ना कहीं कैलोरी निकल रही थी, तो मैनेज था वेट। लेकिन जब दूध पिलाना बंद कर दिया, खाना वहीं रहा, तब सडनली मेरा पेट बढ़ना शुरू हुआ, वेट बढ़ा। तब फिर मैंने 1.5-2 महीने सीवीआर, मतलब समझिए कि रेगुलर आधा घंटा सुबह करे प्राणायाम, तो उससे घट गया था। तो वो कर सकते हो, या फिर ये वाली जो सिंपल एक्सरसाइज है सर्च करके देखना, मिल जाएंगी, उससे करो। लेकिन ये खाना छोड़ के आप सोचो इसे कम कर लो, ये खाना छोड़ने से कम नहीं होएगा। हाय सुनीता जी, आप बहुत सुलझे हुए हो, अच्छा लगता है आपको सुनना। कभी कभी सोच के लगता है कितनी हार्डशिप्स झेली होंगी आपने। जी, जितना भी यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ वो सब मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ भी मतलब या तो मैंने या मेरे बिल्कुल आसपास के लोगों को मैंने देखा है, उसी आधार पे बता रही हूँ। इनमें से 80% तो झेला हुआ है, पर थैंकफुल टू गॉड कि चीज़ें
दिमाग में ऐसे सुलझाने की क्षमता भी दे दी साथ में कि जो प्रॉब्लम्स आई फाइनली उनसे ओवरकम कर गई हूँ और अब हेल्प कर रही हूँ लोगों की, ताकि जहाँ मैं अटक के रह गई थी या अपना नुकसान कर बैठी वहाँ कोई और ना अटके, निकल जाए साइड का रास्ता पकड़ के उन प्रॉब्लम से। हाय सुनीता दी, मैं पिछले 3 साल से आपके वीडियो देख रही हूँ, आपको फॉलो कर रही हूँ। मैंने एक बार आपको प्रश्न किया था तो SMS किया था कि दीवाई बीच में डाल रही है, दीवाल बीच में डाल रही है और मेरी जेठानी मेरे ऊपर शक करती है। तो आपका जवाब था कि डालने दो, उसमें क्या आपको। तो ये जवाब सुन के लगा कि कोई इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है। इस बात को 1 साल हो गया, अब मैं भी बहुत प्रैक्टिकल हो गई हूँ और अब मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रैक्टिकल सोचने से लाइफ की 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू सुनीता दी, मैं बता नहीं सकती कि आपसे मैंने क्या क्या सीखा। आपको मैं सच में बड़ी बहन मानती हूँ। चलो जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको सुन के कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो नेक्स्ट। हेलो मैम, मेरे बच्चे एक 7 में है, दूसरा 4 में है। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, दूसरी जगह गई तो वहाँ बहुत फ़ीस है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं क्या करूँ, कैसे बच्चे को पढ़ाऊँ, प्लीज़ सजेस्ट करें। बहुत टेंशन हो रही है फ्यूचर को लेकर। जब आप ये जज कर सकती हो कि पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छी पढ़ाई क्या है। अब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है हमारी वहाँ पे जाके और दूसरे स्कूल में पढ़ाने की, इसी में पढ़ाओ। जो कमी स्कूल में रह गई है उसे खुद पूरी करो, सिंपल। क्योंकि महंगे स्कूल में पढ़ के ही बच्चे सक्सीड होंगे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हर आदमी अपनी गुंजाइश में बेस्ट से बेस्ट स्कूल देख के अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाता है। तो आपका बेस्ट यही है जो आप चूज़ कर चुके हो। तो अब जो वहाँ कमी रह गई आप उसे पूरी कर दो। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ के सक्सीड हो जाता है, इतनी टेंशन मत लो। बस ये है कि अब आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी। जिस लेवल पे आप देखना चाह रहे हो बच्चे के साथ, आप खुद मेहनत करो। चलो नेक्स्ट। हाय दी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मासी सास को मेरी सास घर लाना चाहती है इलाज के लिए, लेकिन उनसे चला भी नहीं जाता। पिछली बार जब आई थी तो बाथरूम भी रूम में कर दिया था। मेरी सास वैसे भी मेरे साथ घर का कोई काम नहीं करवाती। मैंने कहा तो कहती है मैं संभाल लूँगी उसको, जबकि वह अपने पानी का गिलास भी उठाती नहीं। मुझे पता है बाद में मुझे ही करना पड़ेगा, कह तो वो देंगी। मेरे घर के काम बहुत होते हैं, बच्चों को स्कूल पिक और ड्रॉप करना, शाम को ट्यूशन भी होती है। आप बताओ मैं क्या करूं। आने दो। और ये हो रहा है ना कि एंड में मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, जब इस वादे से ला रही है कि मैं कर लूँगी तो बाथरूम कर लिया कर लोगी, आप ही करोगी। थोड़ा सा बैक फुट पे भी तो रहना सीखो। बात ये होती अगर वो ये कहती कि कर नहीं सकती क्या, मेरी बहन है ये वो, तब तो आपके ऊपर बात थी कि भैया सोच समझ के हाँ करूँ ना करूँ क्या। अगला जब सामने से कह रहा है मैं कर लूँगी तो एक जने का खाना बढ़ेगा, उतना आप कर लोगी। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब वो कह रही है कर लेंगी। अब फिर वही वाली बात कि बहू खाना बना रही है, नहीं मुझे तो 7:02 पे ही चाहिए। भाई बहू बना रही है, हो सकता 7:15 भी हो जाए, मुझे 7:02 पे ही चाहिए तो या तो मैं खुद बना लूँ। बात ये हो रही है, अब आपके साथ उल्टा हो रहा है वही चीज़। अब आपकी सास ने कहा कि मैं देख लूँगी, तो देखने दो ना भाई उनको। टॉयलेट करेंगी, पॉटी करेंगी, कुछ भी करेंगी, उनको देखने दो, करने दो उन्हें। हो सकता है वो भी वेट ही कर रही हो कि आ जाएगी अभी खुद ही उबली हुई और वो खुद ही साफ कर देगी। ना करें वो 1 घंटे 2 घंटे कहें कि भैया तू कर नहीं रही है वो था। मैं फिर वही बात कर दी, आपने बोला था आप कर लोगी, मैंने तो पहले ही मना किया था, मेरे से है ही नहीं। बिजी रहो अपने काम में। तो उनकी बात पे उनको रहने तो दो, मौका तो दो उनका। अब आप खुद ही पहले ही आगे आ गया, फिर कह रहे हो कि जी मुझसे हो नहीं रहा। तो देखो ना प्रैक्टिकली, जब वो कह रही है तो कर लेंगे, छोड़ दो उनके ऊपर। हेलो दी, कैसे हैं आप? मेरी भी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी बताओ। प्लीज़ उस पर गौर करें। जब भी कोई काम होता है तब हमसे खर्चा लेते हैं, पर सबको कहते हैं कि हमने किया, किसी से कुछ नहीं लिया। देवर देवरानी लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज जब उन्होंने कहा तब मैंने उनसे ये कह दिया कि जितना हमारा बनता है वो बता दीजिए। तब उनका कहना है कि तू आना ही मत, अब मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ रिप्लाई। ये किसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में है या मुझे आधी अधूरी सी बात लग रही है। लेकिन देखो, जो तुम्हें चाहिए था, प्रैक्टिकली सोचो, जो तुम्हें चाहिए था वो हो गया। उनका कहना है तू आना ही मत। अब आओगे नहीं तो खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। सॉर्टेड।
हेलो मैम, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, बच्चों के सामने कलेश करते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब पर है, मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैम, कोई राय दें। उनके ड्रिंक करने के लिए कमरा अलग बना के दो कि भैया वहाँ बैठ के करो, कहीं भी अलग जगह कमरा बना के दो, मतलब राजमिस्त्री मत लगाओ, जगह अलग क्रिएट करो वहाँ पे, या फिर जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ से बच्चों को कहीं इन्वॉल्व अलग कर लो। दूसरी चीज़, कलेश करते हैं तो देखो, कलेश के लिए 2 तरीके के कलेश होते हैं। फिर से, एक में जब दोनों लोग बराबर चोंच लड़ा रहे होते हैं, एक चुप रह गया, दूसरा फिर भी लगातार लगा हुआ है, तो दूसरे वाले का तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम चुप रहेंगे, उसका ऑर्केस्ट्रा बजता रहेगा। पहले वाले का हम कर सकते हैं, वो बोला हम बोले, लड़ाई हो गई, वो बोल रहा हमें पता है दारू पी के उल्टी सीधी बकवास करेगा, बोलो ही मत, कान में तेल डाल लो, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, बच्चों को ही बता दो बेटा इस टाइम दूसरा फेज़ है, उस तरफ ध्यान मत दो, आपको पता है पापा ड्रिंक करके पापा नहीं रहते, बात ख़त्म। उनके सामने अपने हस्बैंड को बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये कि नहीं देखो पापा अभी दूसरे मोड में है ना, वो लड़ाई वड़ाई करेंगे, छोड़ो इस टाइम हम लोग नहीं बात करते उनसे, हम लोग अपन यहाँ पे मस्ती करेंगे, ठीक है। तो अवॉइड करो इस चीज़ को, और आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। चलो नेक्स्ट। हेलो दी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे पति मुझसे कुछ भी बात शेयर नहीं करते, सब बात अपनी माँ से और भाभी से करते हैं, खाना पीना हो, बीमारी हो, कोई भी डिसीजन हो, नाइट में मेरे पास आके नॉर्मल रहता है जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। मैं ऐसी नहीं बोलती कि हमारी लड़ाई हो जाएगी, अब बोली तो वैसे मेरे साथ है, वो सही से रहता है। तो या तो आपके ऊपर अभी उन्हें भरोसा नहीं है इतना, है ना, उनको लगता हो कि उनकी माँ और भाभी उनकी बात समझ जाएंगे, आप समझोगी नहीं, तो आप उनसे एक बार ये कह के देखो कि जैसे आप मम्मी या भाभी से कहते हो, मुझसे बात शेयर करो, अगर मैं ना समझ पाऊँ या मैं किसी और से जाके कह दूँ, तब आगे से मत करना, थोड़ा सा तो मुझ पे भी भरोसा करो, मुझे अच्छा लगेगा, इतना कह के देखो, तब वो थोड़ी बताएंगे लेकिन शुरू तो करेंगे। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें कहा था कि जब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं बोल नहीं पाती, रोने लगती हूँ, तो मैंने कहा था वो तो मैं भी करती हूँ, इसमें भी आया कि मैं भी होता है गुस्से में रोते रोते लड़ाई करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं रोकर ड्रामा करती है, तो उन्होंने कहा शुरू किसने किया, सीधे बोल दिया करो, तमाशा शुरू किया था तब तो परफॉर्मेंस पूरी होएगी, हम क्या करें, हमारा गुस्से में रोना निकलता है, तो किसी के गुस्से में गाली निकलती है, कोई चीखता, हमारे आंसू निकलते हैं, इट्स पर्टिकुलर, सबका अलग अलग है। तो इस बात पे शायद आपको कहते हुए हंसी भी आ जाए। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के बातों में अगर कभी ऐसे झगड़ा हो रहा हो, वैसे भगवान ना करे किसी के बीच में हो, लेकिन जब झगड़ा होता है सोच के देखो, ऐसे झगड़े में अगर इस तरीके की कोई बात हो जाए और हंसी आ जाए, मैं बताऊं कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, थोड़ी देर बाद वो लाइट सी हो जाती है। जब भी कभी झगड़ा हो हस्बैंड वाइफ से, यार उसे झगड़ा नाम तक पहुंचने ही मत दो, मुझे बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है, मतलब टीवी में सीरियल में भी अगर हस्बैंड वाइफ आपस में बोलना बंद कर देते हैं, लड़ाई होती है ना, मेरा पता नहीं क्यों दिल ऐसा घबराता है देख के, मतलब घबराना मतलब दुख के मारे, कि क्यों कर रहे हो, मैं वहाँ बैठ के वो कई बार बोल रही हूँ, अरे क्यों ऐसे बोल रहा है यार, लड़ाई हो जाएगी, या क्यों बात नहीं कर रहे, बात करो ना आपस में, कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है लिटरली, टीवी देखते हुए मैं इतनी डूब जाती हूँ कई बार। तो बात करो, उसे झगड़े तक पहुँचने मत दो, और गुस्सा आ रहा है करो रो के बात, लेकिन जब ये कहें कि रो के ड्रामा करते तो सीधा कहो कि शुरू किसने किया था। दी, बच्चों के फेस पे सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है? हाँ जी, उनके वाइट वाइट दाग हो रहे हैं, वो मॉइस्चराइजेशन की कमी है, और कई बार इंटरनल विटामिन सी की कमी से भी हो जाते हैं। एक बार अभी लास्ट टाइम आराध्या को एक यहाँ पर हुआ था, तो उसकी तो मैंने फिर होम्योपैथिक की दवाई ही करवाई थी डॉक्टर से, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे को विटामिन सी से एलर्जी थी, अगर मैं ज़्यादा खट्टा खाऊं तो मेरी स्किन पे हो जाते थे, तो मुझे वो लगा कि वही चीज़ तो नहीं है, तो मैंने उसको तुरंत डॉक्टर के भेज दिया था, तो उससे आराम लगा। लेकिन अभी समझ में आया कि हमेशा ये नहीं होता, विटामिन सी का जो नेगेटिव हुआ उससे हाइड्रेशन की कमी, मॉइस्चराइजेशन की कमी, उससे भी हो जाता है। तो सनस्क्रीन लगानी ज़रूरी है, क्योंकि भाई बच्चे धूप में बेयर स्क्रीन जा रहे हैं, तो स्किन जा रहे हैं, तो हम लोग जब अपने मुंह पे लगा रहे हैं फिर वही है, बच्चे का रंग फिर डाउन होता ही होता है। बाकी वो जो कहते हैं ना कि हर आधे घंटे बाद 2 घंटे बाद पता नहीं कितने, वो मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं तो सुबह मुँह धो के लगाती हूँ सनस्क्रीन, फिर स्कूल चले गए, वहाँ से आ गए,
ये बात है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में डायरेक्ट जाने से मैं बचती हूँ बिकॉज ऑफ सिर दर्द। स्किन की तो बात दूसरी है, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं और मैं ऐसे घूम रही हूँ तो पूरा टाइम फिर रहता है ऐसी फेस, रात को ही आके दोबारा चेहरा धुलेगा। तो वो जो कहते हैं ना कि कहीं जाने से पहले आप 1 घंटा पहले लगाओ तभी सनस्क्रीन का असर है, मुझे लगता है उसके लिए SPF बढ़ा देना चाहिए। 30 की बजाय 40 या 50 SPF वाली ले लो। महंगी आती हैं लेकिन वो काम फिर उतना ही ज़्यादा करती हैं। तो एक बार लगा ली अपना छुट्टी, लेकिन लगाना चाहिए। जो आपका मेन क्वेश्चन है कि बच्चों के लगाना चाहिए, हाँ लगाना चाहिए। एक गॉल ब्लैडर सर्जरी का ही दोबारा आया है कि काम करती हूँ तो मतलब कितने दिन बाद सही हो जाएंगे ये वो। अभी इस पे पीछे बात हो चुकी है जिसमें उनका हुआ था, तो मैंने उसमें अपना बताया था कि जब मेरी हुई थी तो क्या हुआ था। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं BA करना चाहिए, स्टडी में गैप 1-2 ईयर का है, बच्चा 2 हैं, 6-3 में स्टडी करता है, अकेला काम करती हूँ, थक जाती हूँ। आज ऐसा हो रहा है कि मुझे स्टडी कर लेनी चाहिए, फिर से स्टार्ट। क्या मुझे बच्चे को ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना चाहिए या मैं आप करूँ? प्लीज़ दी सजेस्ट मी। देखो, अब इसमें मतलब BA करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बात ये है कि अगर आपको अपने लाइफ में रीस्टार्ट करना है करियर की तरफ तो बच्चे हो गए। अब बच्चों को देखोगी जी, उनको ज़रूरत नहीं है। बच्चों को माँ की ज़रूरत कब नहीं होती? 40-50 साल बाद भी जब माँ जाती है ना, तब भी बच्चे उतने ही दुखी होते हैं कि अरे चली गई। वो अलग बात है कि छोटे बच्चों को थोड़ी ज़्यादा होती है, आपके बच्चे उस जोन से आगे जा चुके। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको जॉब करनी है, अपने इंटरेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, उस हिसाब से आप कर लो, है ना। रही बात ये कि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दूँ या अपनी करूँ, तो आज जब आप अपनी पढ़ाई करोगी तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ज़्यादा शार्प होएगा। और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देने का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि सारा दिन आप उनकी किताबों में घुसी रहोगी। वर्किंग मॉम्स भी तो जाती हैं 6-8 घंटे के लिए बाहर भी, फिर घर का काम, फिर बच्चों को पढ़ाती हैं। मैं नहीं पढ़ाती। तो बच्चों की स्टडी पर फोकस ना करो, ये ऑप्शन ही कहाँ है। आपको पढ़ना है, दूसरी पढ़ाई शुरू करनी है, करो। तो बच्चे की पढ़ाई जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, जैसे आप फोकस कर रही हो वैसे भी करना। कौन सा 24 घंटे आप अपनी किताब पढ़ोगी या कौन सा 24 घंटे आप बच्चों को पढ़ाओगी? ये तो स्लॉट्स हैं ना, अपना भी पढ़ सकती हो और उन्हें भी पढ़ा सकती हो, इसमें चॉइस करने की बात ही कहाँ है। नेक्स्ट, हेलो दी, आप मेरी बड़ी बहन हो, आई लव योर सजेशन एंड आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरी जेठानी मेरी सास के साथ रहती हैं, हम अलग घर में रहते हैं। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, 2 बच्चे हैं। मेरी सास कहती है मेरी जेठानी ने इनके गहने चुरा लिए, वो मना करती है, मैंने नहीं लिए। दोनों एक दूसरे की बुराई करती हैं, हमारे घर में भी झगड़े करवाती हैं। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूँ, आप प्लीज़ बताएं। और मेरी जेठानी काला जादू तंत्र मंत्र भी जानती है, चिंता में रहती हूँ, आप बोलो क्या करें। देखो, जेवर का तो सिंपल है, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही, दोनों कहते हो मैं पुलिस थोड़ा ही लग रही हूँ जो मैं ढूंढूंगी जेवर किसके पास है, या मैं जज थोड़ा ही लग रही हूँ कि मैं फैसला करूँगी। जिसने लिए उसे पता होगा, मैं क्या ही कर लूँगी, मेरी क्या इसमें रोल है। वो मुद्दा वहाँ ख़त्म। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि जी वो तंत्र मंत्र करती है और ये सब करती है। सबसे बड़ी शक्ति ना भगवान की होती है। बाकी तंत्र मंत्र, और उसके लिए जो मेरी सास बताती थी कि ये जो बालाजी की भभूत है ना, ये घर में रखी, तो मैं कभी नहीं मतलब वो, लेकिन कभी उन्हें लगा कि अरे कुछ है, चटा दी घर में। कभी शनिवार को गूगल लोबान की अपना धुनी करके घुमा दो धुआं, उससे बहुत निगेटिविटी कहते हैं ख़त्म हो जाती है। हफ्ते में 1 बार नमक के पानी से पोछा लगा दो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल नेगेटिविटी को हटाने के लिए ही बहुत सारे लोग बताते हैं, उनमें से कुछ भी कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ होती है परिवार में प्यार, सुबह शाम भगवान का ध्यान, घर में साफ़ सफाई, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देती हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी आपके आसपास होती भी है ना तो वो गुजर जाएगी, आप पे असर नहीं करेगी। और दूसरी चीज़, ये तंत्र मंत्र वाले जब पता है तो उनके घर का ऐसा कुछ खाने पीने से बचो। बच्चों के लिए भी दें, भी दान में दे दो, गाय को खिला दो, मत खाओ। कोई ऐसी चीज़ मिल गई घर में पड़ी हुई कि उनने कुछ करके डाल दिया, जैसे कर देते हैं इस तरीके के लोग, उसे तुरंत बाहर फेंको, जला दो। तो बहुत सारी चीज़ हैं। और अगर सामने के सामने कुछ होता है ना तो इन चीज़ों में फिर शर्म करने की ज़रूरत क्या है? ले जाके उन्हीं को दिखाओ कि ये क्या है, क्यों है, क्या करना चाह रही हो। और ऐसे आदमी से फिर बिल्कुल इस तरीके का सीधे मुंह पर बोलो। मैंने देखा है देवरानी जेठानी, मतलब मैं पता नहीं, खैर भगवान ना करे लेकिन इन चीज़ों में कभी वो पड़े, लेकिन मैंने देखा है, अगेन वही वाली बात कि जितना भी शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस है।
तो घर के लोगों को लोग बता रहे हैं कि मेरी जेठानी ने मुझ पे ये करा दिया, मेरी जेठानी ने ताबीज़ फेंक दिया, मेरी जेठानी या देवरानी ने ये करा दिया, सास ने ये करा दिया, भाभी ने ये करा दिया। वो चीज़ें आपके हाथ में हैं और आप फिर भी उनसे बात कर रहे हो। एक आदमी आपको मारने पर तुल रहा है, आपकी लाइफ की बैंड बजाने में लग रहा है, हो या ना हो वो बात की बात है। गुस्सा उस बात पे आता है, उसकी इंटेंशन तो है कि ये कर दूँ तो इसका बुरा हो जाएगा। एक आदमी तो वहाँ तक गिर रहा है, आप उसे रिश्ते का झुंझुना बजा रहे हो। ये मुझे समझ में नहीं आता। तो जब अगर कोई सामने से हमारी बुराई करने के लिए इतने एफर्ट कर रहा है, टोना टोट के कर रहा है, तो भाई मैं तो सीधे झाड़ू से स्वागत करूँ ऐसे आदमी का, सीधे झाड़ू से। ये कोई इसमें मैं अतिशयोक्ति अलंकार नहीं कर रही। अगर मेरे साथ कोई ऐसा सामने के सामने मुझे पता लग जाए कि ये चीज़ कर रहा है, एक हाथ में वो चीज़ होगी और दूसरे में झाड़ू, कि बता तेरा कहाँ से भूत उतारूँ मैं, ये बता। चाहे वो फिर रिश्ता कोई भी हो, मैं तो नहीं रहूँगी, ना मैं सोचूंगी कि हाय ये क्या कर रहे हैं, मैं कैसे बचूं। बचने की मैंने आपको बता दी कि ठीक है, जब तक हमारे पे फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कितने गंद मचा रहा, सीधे निकल जाओ। कीचड़ में डला मारोगे खुद पे छींटे आएंगी। लेकिन अगर मेरे घर में मेरे ऊपर कोई चीज़ इस तरीके की करके मेरे को हाथ में वो चीज़ मिल रही है कि हाँ जी ये करी हुई है, तो भाई मैं तो नहीं बर्दाश्त करूँगी इस चीज़ को। और इसमें क्या डरना कि आगे कुछ कर देगा, भगवान से बड़ा है। अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं 40 में मरूंगी या मैं 40 में बहुत सीवियर बीमार होंगी, तो मैं होंगी, उसके कहने से नहीं होने का कुछ। हो सकता है उसके करने से हमें लग रहा हो, लेकिन ये प्रारब्ध मेरा लिखा हुआ है, इसीलिए हुआ। तो सबसे बड़ा तो वही है आपको इन चीज़ों से जो बचाएगा, वो भगवान पे विश्वास है। और दूसरा, अगर कोई इस तरीके का कर रहा है तो इससे पहले वो कोई आपके घर में भूत टोना टोटका करे, उसका भूत झाड़ू से उतारो बढ़िया करके। नेक्स्ट मैम प्लीज़ रिप्लाई। मेरी जेठानी बहुत ही टॉक्सिक है, सभी चीज़ें मेरी देख कर करती है, सास नंद को भड़काती है, वो इस बात को समझ नहीं पाती, घुमा कर समझाती है, मुझे बुरा बनाती है, दिखावा कोई समझता नहीं, पूरा घर कंट्रोल कर रखा है। मेरे पति कुछ बोलते नहीं, उसके पति उसकी साइड भी लेते हैं, और लव मैरिज भी उसने की है। मेरी शादी सबकी पसंद से हुई है, तभी मैं बुरी हूँ, वो बुरी होकर भी अच्छी है। मैं कैसे इस डिप्रेशन से निकलूँ, मेरी इस वजह से ब्रेन की दवाई भी चलने लगी है, प्लीज़ रिप्लाई करना। कितना सोच रही हो यार, ब्रेन की दवाई तक चलवा ली तुमने, क्या कर रही हो अपने साथ, क्या क्या प्रॉब्लम है। अब सुनो, आपकी सारी चीज़ें देख कर करती है, यानी कि वो आपको अपने से बेटर मानती है, पहली चीज़ खुश होने की। दूसरी, घुमा घुमा के समझाती है, मुझे बुरा तो बनाती है। जो घुमा के आपको बुरा बना रहा है, आपके मुंह में दही जम रही है, आप भी तो उसे घुमा फिरा के बोल सकती हो चीज़ें। दूसरी, तीसरी, कि जी वो पूरा घर कंट्रोल करती है, मेरे पति कुछ बोलते नहीं, उसके पति उसकी साइड लेते हैं। पूरे घर को कंट्रोल कैसे करेगा कोई। मान लो मैं देवरानी हूँ, मेरी जेठानी कह रही है छोटी तुम 3 टाइम का खाना बनाओगी, उसका मुंह उसने कह दिया, मैं कह दूँ कि क्यों, तो फिर मेरा मुंह कौन पकड़ेगा। 3 टाइम का क्यों बनाऊँगी मैं बहू हो तो तुम भी तो बहू हो, या जेठानी बन के सास बन गई तो तुम तो फ़ायदे में रही। मान लो 4 साल कोई बहू है, उसके बाद उसकी देवरानी आ गई, तो उसकी तो बहू की पोस्ट ख़त्म, वो तो सास बन गई फिर, और देवरानी फिर रहती ज़िंदगी तक वो बहू बन के सेवा करती रहेगी। तो सिंपल यही तो करना है कि क्यों। या वो कह देगी जी तुम उल्टी खड़ी हो जाओ, तो खड़ी हो जाओगी क्या, कोई कैसे कंट्रोल करेगा। आप कंट्रोल हो रहे हो तभी तो करेगा। अगले चलो, आगे चलो। अब वो आई है लव मैरिज करके, आप आई हो सबकी पसंद से, आप इस चीज़ को वो नहीं कर सकती कि भैया ये तो खुद आई थी, ये इतनी पसंद आ गई, और मुझे तो तुम पसंद करके लाए थे, मुझ में क्या कीड़े पड़ गए अब। नहीं, तुम उसको नीचे रखो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बराबरी तो रखो। मुझे तो तुम खुद पसंद करके लाए थे, यहाँ की दहलीज लांघते ही मैं बदतमीज़ या बुरी कैसे हो गई, देख के ही लाए थे ना मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही शार्पली आंसर देने वाली हैं, जिनसे आप एक झटके में निकल जाओगी। अब ये ब्रेन की दवाई खा रही हो, कहाँ जाओगी लेके, फिर ये बताओ ये प्रॉब्लम कहाँ जाएंगी, खुद सोच के देखो। चीज़ों को एक करके सॉर्ट करो, जस्ट बोलना सीखो, शार्प एंड शॉर्ट। हेलो मैम, हम जिस मकान में रहते हैं वो मेरी सास के नाम है, बट पूरा का पूरा मकान मेरे हस्बैंड ने लोन लेकर बनवाया। तो अगर बाद में हम ये मकान सेल करते हैं तो क्या मेरी शादीशुदा नंदे भी इसमें अपना हक मांग सकती हैं? जी बिल्कुल मांग सकती हैं।
ऊपर का बनाने से कुछ नहीं होता, मालिकाना हक आपकी सास का है तो वो मांग सकती हैं। अब सुनो एक सक्सेस स्टोरी। हेलो दी, मैं आपके वीडियोस हमेशा देखती हूँ। यू आर सो स्वीट। आई एम सेलेक्टेड इन BPSC Tree 3 फॉर PGT केमिस्ट्री। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे इन लॉज भी कहते थे तुम्हारी जॉब नहीं होगी, बेकार में मेहनत कर रही हो, बट नाउ आई एम सेलेक्टेड कैंडिडेट। थैंक यू दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही अब खूब कामयाब रहो सब। अब देखो बदल गई ना लाइफ। अब इन लॉज कह रहे हैं कि जी मैं तुम तो कर ही नहीं सकती यार, हम सोच रहे हैं तो यूँ कह रहे हैं तू तो कर ही नहीं सकती, तू तो करे। अरे भैया उनका मुंह है, उन्होंने कह दिया, तुम्हें जो करना तुम वो करो ना। अब लग गई नौकरी, अब इन लॉज का कहना रहेगा या नौकरी और उसकी तनख्वाह रहेगी? बदल गई ना लाइफ। तो सॉर्टेड रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। किसी के कहने सुनने को लेके बैठ गए या किसी कंट्रोल कर रहे हैं जी कंट्रोल हम हो रहे हैं। हमारी लाइफ है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मैं आपके दोनों चैनल्स देखती हूँ, लिव लाइफ इजी भी और ये वाला भी। आई हैव अ कन्फ्यूजन इन माई लाइफ। बताओ जी, प्लीज़ हेल्प। आई हैव अ 12-year-old boy and 4-year-old girl. I am 42-year-old lady. I have done teaching jobs and some corporate job, but from the delivery of my girl, I am at home. I feel really sad as I am well qualified and want to go out. Now I want to start my corporate job, but I am afraid that what will happen to my kids. My husband is very supportive, but I don't know why I feel that I am too old to start again. Please help. I don't want to work on private school. Is it not worth not nowadays? Please suggest what should I do. घर बैठे बैठे मैं डिप्रेस हो गई हूँ, इतनी पढ़ाई करके भी मैं कुछ ना कर पाई। अब इस डिप्रेशन से निकलने का सिर्फ यही तरीका है कि आप जॉब करें। रही बात यह कि आपके बच्चों का क्या होगा, कोशिश करें जितनी कम से कम घंटे वाली नौकरी आप कर पाएँ, ठीक है ना। अब हस्बैंड सपोर्टिव हैं, कोई बीच का रास्ता वो भी निकालेंगे। व्यवस्थाएं बनाने से बनती हैं। जब हम पूरा टाइम घर में दे रहे हैं, एक एक चीज़ अपने तरीके से रख रहे हैं, कुछ बिगड़ा तुरंत कर रहे हैं, बच्चों की हर ज़रूरत के टाइम पे हम हैं, तो ये हम दिमाग से भी जब सोचते हैं ना कि हम हट गए उस पिक्चर में से, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है कि हाय कैसे होएगा, लेकिन हो सब जाता है। फैक्ट ये है। तो आप जॉब स्टार्ट करने की तरफ सोचो, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करो कि आप घर के लिए कोई काम नहीं लाओगी, प्लस कितने कम से कम घंटों के लिए आप कर सकते हो वो, या फिर मेरी जानकारी में 1-2 ऐसे भी हैं जो कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम का अगर ऑप्शन मिल गया तो उन्होंने वो पकड़ लिया क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे, तो आप वो भी कर सकती हो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी एज 27 है, मेरी एक लड़की है 2 साल की, मैंने BEd किया हुआ है, MA भी किया हुआ है। मेरी शादी को 4 साल हो गए, तब से पढ़ाई छूट गई और अब सारा दिन काम में और गुड़िया में निकल जाता है, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मेरे सास ससुर को लगता है कि पढ़ाई करके क्या करना है, ये टॉन्ट मारते हैं क्या करेगी, नौकरी कर, घर का काम कर। हस्बैंड भी ध्यान नहीं देते, मैं क्या करूँ। देखो ये सबसे बड़ी कमी तो वही हो जाती है जो बिना सेटल हुए हम लोग शादी कर लेते हैं ना। अब ससुराल कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली जब घर में हम जा रहे हैं, भाई गृहिणी बन के जा रहे हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, बच्चे हो गए, अब हमारे बच्चे हैं, पालेगा कौन, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, तो उसके बाद ना मुश्किल हो जाता है करियर बनाना। ठीक, तो वो लोग अपनी जगह जो नॉर्मल बिहेव है वो कर रहे हैं, जो होता है सोसाइटी में, उसमें कुछ भी ऑड नहीं है। लेकिन अब आपका क्या है कि जी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मेन दिक्कत ये है, आपको ये समझ में आ गया कि मुझे सपोर्ट तो किसी का मिलना नहीं, अकेले चलना है आपको। अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ, बिटिया के कामों को फिक्स टाइम पे करो, भले छोटी है, जैसी उसकी आदत अब डाल दोगी वैसी डलेगी, उसकी बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, उसको अपने खिलौनों में खुद खेलते रहने का थोड़ा सा प्रेरित करो, अपने साथ ही बिठा लो। प्लस अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर ट्राई करो, ताकि जब आप आधा घंटे भी पढ़ें 1 घंटा भी पढ़ें आपको चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, और शुरू में नहीं भी समझ में आए ना, एक नियम बनाओ कि दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक नॉर्मली फ्री टाइम होता है, वो है कि मुझे किताब लेके बैठना है। कुछ दिन में समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब सास ससुर की बात कि पढ़ के क्या ही करेगी, भाई उसको भी पिछली मैंने आपको कहानी सुना दी, लग गई नौकरी, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। क्या ही करेगी, मुझे जैसे कहते हैं ना इतना कमा के कहाँ ले जाएगी, तो मेरा सीधा जवाब होता है मुझे पता है मैं कहाँ ले जाऊँगी। तो आप भी कि पढ़ के क्या ही करेगी, मुझे पता है मैं क्या करूँगी।
बात ख़त्म। हाय मैम, मेरे हस्बैंड ने मेरी पीएचडी की पढ़ाई में पूरा खर्च किया था। मैं जॉब पे हूँ। हस्बैंड का पूरा सैलरी होना बोलकर हर महीना आते हैं कि घर में झगड़ा बिना वजह, घर का सामान फेंकते हैं, सब कुछ उनको होना बोलते, पूरा पढ़ाई करवाई है, कितने दिन देने। मैम इस सवाल का जवाब नहीं है, बहुत बुरा हाल होता है। रात में घर आते हैं, करते हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते। अब लगता है कि जॉब करने का ड्रीम था चाइल्डहुड, अब करने का भी मन नहीं होता और घर में भी नहीं हो सकती। दी पीएचडी करना नहीं था। दी प्लीज़ दी, प्रॉब्लम को समझकर कुछ सजेस्ट करो, बहुत स्ट्रेस में हूँ। ढंग से समझ में आई नहीं आपकी बात, लेकिन जितना समझ पाई हूँ वो ये है कि पीएचडी का खर्चा हस्बैंड ने उठाया और बदले में आपकी पूरी सैलरी वो ले लेते हैं झगड़ा कर कर आके। पीएचडी में कितना खर्चा हुआ था आपको पता होगा, कितनी फ़ीस गई थी, उतना दे दिया हो तो जस्ट मना कर दो। झगड़ा करें, सिर मारें, कुछ करें। एक होता है राजी खुशी में गृहस्थी चल रही है, उसमें मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पति पत्नी का कुछ नहीं बटता। 4 पैसे पत्नी ज़्यादा कमा ले, पति ज़्यादा कमा ले, कोई नहीं, खर्चा चलना चाहिए। पति बिल्कुल भी नहीं कमा रहा, पत्नी कमा रही है, इट इज़ ओके। मुझे इसमें कोई इशू नज़र नहीं आता, लोगों को दिखता हो ना दिखता हो। एक अर्निंग होनी चाहिए परिवार की जिससे हमारा जीवन यापन ढंग से हो जाए। नहीं भी कमा रहा तो अगर पत्नी की नौकरी में वो सपोर्ट कर रहा है, घर के काम में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, चल गया काम, ठीक है। लेकिन अब ये है कि जी झगड़ा करके पूरी सैलरी हम ही लेंगे, तो जब इतनी नीच तक आई गई है बात तो बैठ के हिसाब कर लो कि भाई इतने लाख रुपए लगाए थे, इतने मैं दे चुकी हूँ, बात ख़त्म, है ना। अगर यही है कि ये किसी को पीएचडी करा दो और बदले में वो पूरी ज़िंदगी कमा के आपको देता रहेगा, तो ये तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। किसी भी मेधावी बच्चे को पकड़ो, उस पर पीएचडी, उसको चल भाई मैं कराऊंगा, जितने लाख लगेंगे पीएचडी मैं कराऊंगा, बाकी तो पूरी ज़िंदगी स्लेव बन के कमाई और सैलरी मेरी, ये कौन सा गणित है। तो हिसाब लगा लो कि भैया इतने पैसे लगाए थे, इतने मैं दे चुकी, अब नहीं दूंगी। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। नेक्स्ट, आई एम टीचिंग इन अ कॉलेज, सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन फ्रॉम पास्ट 10 ईयर। होम्यो और आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ। वंस द माइग्रेन ट्रिगर इट कंटिन्यूस फॉर 3 to 4 days, देन आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मूवमेंट से भी तकलीफ बढ़ती है। ऐसे दिनों में हस्बैंड पे ही घर और बच्चों का बर्डन आता है। वो 6:30 AM को ऑफिस जाते हैं, 8 PM वापस आते हैं। अर्ली मॉर्निंग, रात को जैसे हो सकता है। हस्बैंड कुकिंग करते हैं, सब मैनेज करते हैं। मेड है जो बर्तन, कपड़ा, वेजिटेबल कटिंग सब करती है। पर मैक्सिमम डेज़ वीक में मैं कुछ भी कर नहीं पाती हूँ, सिर्फ कैसे तो कॉलेज जाके आती हूँ। इतना पेन रहता है, क्या करूँ मैं, कैसे मैनेज करूँ घर और बच्चे, परेशान हो गई हूँ, प्लीज़ हेल्प। कुछ नहीं कर सकते आप सिवाय ट्रीटमेंट के, क्योंकि आप पर्पजली नहीं कर रहे हो कोई चीज़, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा। तो अगर इन दवाइयों से आराम नहीं लग रहा, स्विच करो डॉक्टर को, किसी और को दिखाओ, क्योंकि माइग्रेन होता है लेकिन इतना सीवियर जितना आप बता रही हो पहली बार सुना है। तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर से वो कराने की, यही आप कर सकते हो। कोई भी परेशानी है किसी को फिज़िकल, तो वो डॉक्टर पे ही जाएगा, इसे कोई मेंटली कैसे क्योर कर सकता है। एक देखो ये क्वेश्चन आया है और मुझे इनकी आईडी भी याद हो रही है, मुदगल आरती 2। हेलो दी, आप कभी मेरा रिप्लाई नहीं करती, अब मन नहीं होता कोई भी क्वेश्चन पूछने का आपसे। मतलब बताओ, इतने सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ रही हूँ, इनसे मेरी क्या रिश्तेदारी है और आपसे मेरी क्या दुश्मनी है। चैनल ही इस बारे में कि आप लोग कमेंट करें, मैं पढ़ के बताऊँ, तो मैं क्यों ही छोड़ूंगी। मेरी तरफ से सोच के देखो ना, सिंपल बताया हुआ है कि अति में लंबा या अनरीडेबल क्वेश्चन होगा, या रिपीटेडली एक ही टॉपिक पे बार बार आ रहा होगा, या मैंने पहले जवाब दे दिया, उन क्वेश्चंस को मैं छोड़ती हूँ। वरना मैं तो बैठी ही जवाब देने के लिए हूँ, ऑब्वियस सा है, क्यों ही किसी एक को छोड़ूंगी मैं, खुद सोच के देखो। और अब देखो, मैंने अब आपके इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, और मुझे आपका नाम पढ़ के लग रहा है कि मैंने दिए हैं इस आईडी के जवाब। चलो नेक्स्ट। हेलो दी, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी 9th में गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उससे CBSE पढ़ाना चाहिए यूपी बोर्ड से, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है।
हमारे घर के नज़दीक यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम भी हैं, पर बेटी सीबीएसई से पढ़ना चाहती है। बेटा 5th में है, छोटी बेटी LKG में। क्या मुझे प्राइवेट टीचिंग जॉब करनी चाहिए? करना तो चाहती हूँ और कर भी चुकी हूँ, बट तब मेरा बेटा छोटा था तो कोई संभालने वाला नहीं था। हस्बैंड का ऑफिस भी सुबह स्कूल टाइम पर ही रहता है। अब बेटी छोटी LKG में गई तो उसकी जल्दी छुट्टी होगी, कोई संभालने वाला नहीं है। पिछले साल जुलाई में न्यू सेशन फिर से ज्वाइन किया था, 1 हफ्ते में ही बैंड बज गई। अभी समझ नहीं पा रही हूँ क्या करना चाहिए। नहीं होता, बहुत थक जाती हूँ। देखो, फिज़िकल थकान को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और दूसरा, काम करने का स्टेमिना एक दिन में नहीं बनता। जब आप एक हाउस वाइफ से वर्किंग मॉम वाले जोन में जाती हैं तो जो आप कह रही हो ना 1 हफ्ते में बैंड बज गई, तो बजती है। लेकिन बात यह है, जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं पेन होता है ना नई मसल बनने में, सेम चीज़ है। तो उस बैंड को बजने दो, घर बैठ गई, अब दोबारा नए सिरे से बजेगी। तो जब ज़रूरत है और कर सकती हो तो निकलो, काम करो, व्यवस्थाएं बनाओ। शुरू के 1 हफ्ता नहीं, 1 डेढ़ 2 महीने बैंड ही बजेगी, ये सोच के जाओ। लेकिन जस्ट डू योर बेस्ट, जो कर सकती हो। धीरे धीरे चीज़ें रिदम पे आ जाएंगी। चलो दीदी, मेरे भाई के लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं इस मंडे को। तो मेरा भाई थोड़ा सा ना सीधा है, लेकिन इतना नहीं कि उसको कुछ नहीं पता। उसे थोड़ा मतलब काम वगैरह करता है, लेकिन इतना चंट चालाक नहीं है। लेकिन उसने भगवान जी का नाम ले रखा है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। मुझे लड़की देखने जाना है, तो कैसे क्या देखना चाहिए, कैसे बात करें। कल को कोई हमसे गलती ना हो जाए तो आप बताना कि कैसे हम बात करें, कैसे लड़की देखनी चाहिए उसके लिए। तो जब लड़की देखने जाएँ तो क्या बात करें। बहन, मुझे इस पर कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब आपकी प्रायोरिटी सेट है कि आपका भाई देख दिखावे से दूर, थोड़ा सिंपल सरल सा नाम वाम ले रखा है, ये चीज़ें उस लड़की को क्लियर कर दो कि भैया ज़्यादा जैसे आजकल के लड़के होते हैं, अगर एक्सपेक्टेशन ऐसी है तो मेरा भाई वैसा नहीं है। ठीक है, आप अपनी उसकी लड़की की, यार अब तो बहुत आसान है किसी बच्चे के बारे में जानना। उसकी FB प्रोफाइल, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, चेक करो। नौकरी वाले जब आजकल जब प्राइवेट में नौकरी रखती है ना, उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं वो सिंपल। किसी को भी जानना हो ना, आजकल उसका फ़ोन, उसकी गैलरी, उसकी लाइक्ड वीडियोस, ये सब चीज़ें, उसके सेव्ड आइटम, ये देख लो, आपको पता लग जाएगा वो कैसा है। तो सिंपली आप इन बातों पे लेके जज कर सकते हो। बाकी जो आपके भाई की बता रही हो नेचर, वो उसको क्लियरली बता दो, ताकि वो आगे से कोई फालतू एक्सपेक्टेशन ना रखे, और अगर हैं तो मना कर दे। सीधी ये बात आप रख सकते हो कि भाई बाद में प्रॉब्लम ना हो। एक आया है कि जी कुकिंग करती हैं, मैंने काफ़ी कुकिंग आपसे सीखी है, कुछ अदर YT चैनल से। खाना बनाती हैं, हमेशा लगता है कुछ कमी रह गई है, बाकी सबको बेस्ट लगता है। स्ट्रीट फूड भी सबको मेरा हेल्दी वे में बनाए हुए मार्केट से बेहतर लगते हैं। लेकिन मैं अपनी कुकिंग स्किल से खूब खुश नहीं हूँ। पति, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे अराउंड 1-2 लेडी हैं जो कहती हैं मेरी कुकिंग परफेक्ट है। ऑब्वियसली उनके खाने में थोड़ा तेल मसाला मेरे से ज़्यादा होता है। मैं खुद को कैसे समझाऊँ या क्या करूँ? किसको प्रूव करना है आपको? आपका खाना बनाया हुआ कौन खा रहा है? आपके पति, आपके बच्चे। बाकी लोग खा रहे हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, फिर और किसे प्रूव करना है? अब आपको खुद लग रहा है मेरा खाना परफेक्ट नहीं है, तो जो कमी लग रही है उसे पूरा कर लो, जहाँ इतना सीखा है। लेकिन अब दूसरे से कंपेयर करना, इतने सारे कुकिंग चैनल हैं, खुद सोच के देखो, हर लेडी बना रही है, सबका खाना अच्छा ही बनता होगा जब ही चल रहा है। ठीक है, मैं जज नहीं कर पाती, क्योंकि इंग्रेडिएंट देख के कि कैसा टेस्ट आएगा, खाने के बाद ही पता लगता है मुझे। तो उसमें क्या है कि अब वो आपस में तुलना करने लगे हैं, जी ये वाला किचन वाला अच्छा है, वो वाली रेसिपी वीडियो अच्छी है, वो मुझसे बेटर खाना बनाती है। हर एक का अपना अपना स्टाइल है खाना बनाने का, सबका अच्छा बन रहा है। आप जब हेल्दी बना रहे हो तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई ना। अब या तो वो औरतें आपसे वो करें रेस वाली बात, अगर वो कहें जी मेरी कुकिंग तो परफेक्ट है, तो सीधे बोलो कि हाँ, पर मुझे अभी ऐसा नहीं लगता, मैं अभी काम कर रही हूँ, बात ख़त्म। नेक्स्ट, हेलो दी, मुझे इस साल ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम देना है, लेकिन मुझे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। प्राइवेट जॉब भी कर रही हूँ, सो मुझे 12 से 13 घंटे देने होता है। 9 आवर्स ऑफिस में, ऑफिस से आने के बाद भी काम करना होता है। 3-4 आवर्स, बहुत वर्कलोड है एंड सैलरी भी कम है, हिसाब से नहीं बढ़ती, एंड जॉब छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि पापा को घर ख़रीदना था, तो मैंने भी पर्सनल लोन लिया था।
उनकी हेल्प के लिए, तो उसका EMI जाता है। इसलिए प्राइवेट जॉब करने का मन नहीं है, क्योंकि सैलरी यहाँ भोपाल में कम है। बट प्लीज़ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता दीजिए कि जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करूँ। अनमैरिड हूँ तो घर के काम की कोई टेंशन नहीं, बट ऑफिस का काम कैसे मैनेज करूँ। जो आप कट कर सकती हो वो ये कर सकती हो, जो घर आके 3-4 घंटे का काम है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट करो कि वो काम या तो आपको मिले ना, और मिले भी तो आप उसको मैक्सिमम तौर पे ऑफिस में ही निपटा के हो। आपका लंच ब्रेक होता होगा, उसमें थोड़ा सा कर सकते हो, या फिर जो हम रैंडमली ईमेल्स चेक कर रहे हैं व्हाट्सएप या फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल की नोटिफिकेशन पुश ऑफ करके उनको, अगर आपके जॉब के 12-13 घंटों में से सोच के देखो जो 3-4 घंटे का आप काम घर पे कर रही हो, अगर उसका आधा भी आपने कर लिया, सपोज़ करो कि वो काम आप टाल नहीं पाई, करना आपको ही पड़ेगा, लेकिन उनमें से अगर आपने आधा काम भी अपना वर्किंग आवर्स में निपटा लिया, आप सीधे सीधे 2 घंटे बचा लोगी। कोशिश तो मैं तो ये कहूँगी पूरी करो कि किसी भी तरीके का घर पे काम आए ना, क्योंकि टाइम ब्लॉकिंग डिस्टर्ब होती है। फिर 12-13 घंटे जॉब होना ये दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी घर आके भी जो काम है फिर आप कर ही नहीं पाओगे। कब सोओगे, कब करोगे। तो सिंपल तरीका ये है कि जो घर के 3-4 घंटे आपको देने पड़ रहे हैं ना, वहाँ आप कटौती करो किसी भी तरीके से, जो आपके जॉब के प्रोफाइल के हिसाब से जा सके तरीका, कि उस काम को मैक्सिमम आप ऑफिस में निपटाओ। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपनी प्रिपरेशन वाली जो 1-2 चीज़ें हैं जो आप वहाँ कर सकती हो वो वहाँ ले जाओ। थोड़ा बहुत उसके साथ अगर कर सको तो वहाँ वो कर लो। कि मान लो आपके प्रिपरेशन में 3-4 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट आपने ऑफिस के इनाम का रख दिया। लंच ब्रेक्स में मत मिलो लोगों से यार, कुछ दिन की बात होती है ना। मत करो बातें, मत देखो कोई सोशल मीडिया हैंडल, सिंपल अपनी पढ़ाई में लग जाओ कि चलो ऑफिस का काम ख़त्म, ये कर लेती हूँ। ऐसे भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन। हेलो मैम, मेरी एज 40 है, मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, मैं इंग्लिश से हूँ, टीचिंग करना चाहती हूँ, क्या इस एज में मैं शुरुआत कर सकती हूँ? जी आप बिल्कुल शुरुआत कर सकती हैं। टीचिंग में कोई एज नहीं होती, सबसे खूबसूरत बात इसकी यही होती है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट में ऑब्वियसली जॉब देने के लिए होते हैं, बाकी प्राइवेट में तो आप कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एपिसोड 82 का 132 और काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने रिप्लाई किए हैं, क्योंकि इसमें थे, दे दिए हैं। जितने छोड़े हैं वो बता देती हूँ। 3 छोड़े हैं, ऐसे 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 करके लंबे वाले थे, ठीक है। और बाकी मैंने सबके जवाब दे दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जिनके लिए दिए हैं सजेशन उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएंगे। अच्छा लगा हो एपिसोड तो चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉगिंग चैनल पे आ जाना, लिव लाइफ ईजी वाले पे, वहाँ का कंटेंट सबको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। शॉपिंग का शौक़ है तो जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता पर मैं जितने भी कपड़े पहनती हूँ या घर में जो सामान ऑनलाइन मंगाती हूँ वो सारी ही चीज़ें वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। तो वहाँ पर जुड़ जाओ तो आपका शॉपिंग में स्क्रॉल करने का भी थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। फ़िलहाल ये नाइटी अच्छी लग रही हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ख़रीदना चाहो ख़रीद लेना। कॉटन में है, काफ्तान की। अब मैं मिलती हूँ आपसे एपिसोड 83 के जवाब लेकर कल, मोस्ट प्रोबेबली कल, क्योंकि बीच में एक दिन मिस हो गया। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।